ओके जी, our next topic is statement of cash flow. क्या हो गया इसको, आगे पीछे होगा। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, ये थोड़ा सा सही लिखा हुआ नहीं आ रहा इसके ऊपर somehow। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और ये कैसी स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ कैश का हम फ्लो देखेंगे कि कैश कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। सही नहीं ओपन हो रही, एक मिनट दोबारा ओपन करता हूँ इसे। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि कैश कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, और इसमें हम जो है, जो पहले हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जो मेजर दो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। ठीक है, मेजर दो स्टेटमेंट्स हैं और बैलेंस शीट का ही पार्ट होती है जो ओनर्स इक्विटी की आप स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी जो बनाते हैं, जिसे हमने कॉर्पोरेशन में कहा कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट में एज इट इज भी आप शो कर सकते हैं। तो आप उन्हीं स्टेटमेंट से डाटा उठाते हैं इसके अंदर और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपनी बनाते हैं। तो हम जो है, जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, ये दो चीजें देखते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। लेकिन हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटीज अपना एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं, 3 एक्टिविटीज हम बनाते हैं। पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चले अगर कोई इश्यू होगा तो मैं फिर साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। अभी भी वैसे ही ओपन हुई है, ओके कोई मसला नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, हम क्या देखेंगे इसमें, पहले देखेंगे कि यूजफुलनेस क्या है, क्यों हम बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कैश का पता चलता है और हम इसका भी एनालिसिस करते हैं, इसमें से हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं कि हमारे पास कितना कैश होता है फ्री, जिससे हम अपनी ऑब्लिगेशंस, डेट्स और डिविडेंड्स वगैरह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फ्री कैश होता है वो डिफरेंट होता है आपकी नेट इनकम से। आपकी नेट इनकम नॉर्मली कम होती है और कैश आपके पास ज्यादा होता है, क्योंकि आप जो एक्सपेंसेस सेट कर रहे होते हैं उसके अंदर से, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसे आप असल में आप कैश दे नहीं रहे होते लेकिन उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इस तरह की कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कैश ज्यादा होता है और इनकम हमारे पास जो रिप्रेजेंट हो रही होती है वो कम हो रही होती है। ठीक है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करके इनकम निकाल रहे होते हैं, जबकि आपके पास कैश ज्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो हमारा कैश डिफरेंट है और वैसे भी हमारा हमारा जो प्रॉफिट है उसमें नॉट नेसेसरी के कैश कितना होगा, तो हमें कैश की मैनेजमेंट भी तो करनी है ना। तो कैश मैनेजमेंट के लिए हमें कैश को देखना पड़ेगा कि कितना कैश इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। तो हम अपनी जो है 3 एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, 3 एक्टिविटीज को, एक हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, एक हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं बिजनेस के, और आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का सबसे बेहतरीन जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट करती है, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप देखते हैं कि आपने ऑपरेशंस किए, आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुए, सेल्स जनरेट हुई, उन सेल्स के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए जनरेट करने के लिए, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं और आपके जो रेवेन्यूज हैं वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आप अंदर नॉर्मली आप कौन सी स्टेटमेंट्स, कौन सी चीजें लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स लेते हैं, सिवाय कुछ आइटम्स के सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स आप इसके अंदर लेते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, अगर आप एक कारपोरेशन बनाई है आपने, एक बिजनेस स्टैंड किया, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना। कौन से एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे होती है, फिक्स एसेट्स के अंदर होती है नॉर्मली। ऑपरेटिंग एसेट्स जो आप बनाते हैं, जो आपके लिए
रेवेन्यूज जनरेट करके देते हैं, आपको हेल्प करते हैं रेवेन्यूज जनरेशन के अंदर। वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती है। इसमें आपका कैश जाता है लेकिन कैश आता भी है। कैसे आता है? आपको इक्विपमेंट सेल कर दी, ठीक है, आपको इक्विपमेंट सेल कर देते हैं तो उससे तो कैश आएगा ना। पुराना इक्विपमेंट है, उसकी कुछ वैल्यू है, थोड़ी उसकी यूजफुल लाइफ भी है, आप उसको सेल कर देते हैं तो उससे कैश आता है। और अगर आप इक्विपमेंट लेते हैं तो कैश जाता है। और आप प्लांट लेते हैं, आप मशीनरी लेते हैं, फिक्स एसेट्स में से कोई भी लेते हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके कौन से आइटम आते हैं? आपके बैलेंस शीट के आइटम आते हैं। लेकिन बैलेंस शीट के सारे आइटम्स नहीं आते इसके अंदर। कौन कौन से आइटम्स आते हैं? हम कहते हैं कि हम जो है बैलेंस शीट के अंदर हम इसको हमने पढ़ा था एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शन होती है, चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, ठीक है, तो हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस को आपने कैश बेसिस पे कन्वर्ट करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप उधार पे सेल करते हैं, क्रेडिट के ऊपर सेल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं आपके। अकाउंट रिसीवेबल्स अगर आपके कम होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स आपके कम होते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है? कैश आ रहा है ना आपके पास। तो अकाउंट रिसीवेबल्स जब आपके कम होंगे तो आपके पास कैश आएगा। इसी तरह से आपका कोई भी एसेट कम होगा तो इसका मतलब है आपके पास पैसे आए हैं। या तो आपका फिक्स एसेट है, आप सेल कर रहे हैं, कैश आ रहा है आपके पास, या फिर आपके पास नॉन कैश एसेट है। करंट एसेट्स के अंदर नॉन कैश एसेट है। नॉन कैश एसेट कौन सा है जी? आपका अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, और क्या होती है? इन्वेंट्री होती है, और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। नॉर्मली टिपिकली यही चीजें होती है ना। तो अगर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है इसका मतलब? रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है इसका मतलब? जैसे रिसीवेबल रिड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब कैश आ रहा है, ठीक है। आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब कैश के जगह पे कोई ट्रांजैक्शन आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस से हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एक तरह का स्टोर होता है जिसके हमने कैश रखा होता है किसी स्पेसिफाइड एक्सपेंस के लिए। जैसे इंश्योरेंस के लिए प्रीपेड इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस के पैसे आपने उसके अंदर रख दिए, हर महीने उसमें से एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर कम हो रही है तो इसका मतलब आपकी सेल बढ़ रही होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जा रही होती है इन्वेंट्री आपकी, कि आपके जो गुड्स सेल हो रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चले जाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज करेंगे तो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आपके जो एसेट डिक्रीज होते हैं वो बेसिकली अगर हम कैश बेसिस पे जाके देखें तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपका कैश बेनिफिट मिल रहा है, आपको कैश का बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं, करंट लाइबिलिटीज में अगर आप उधार पे कोई चीज ली है, उधार पे कोई चीज ली है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लैपटॉप लिया, आपने कहा पैसे बाद में दूंगा, ठीक है। या सप्लायर से कोई माल लिया, आपने कहा पैसे बाद में दूंगा, अकाउंट्स पेबल जनरेट हो गए आपके पास। तो अकाउंट्स पेबल जब जनरेट होते हैं या लाइबिलिटी जनरेट होती है, तो अगर वो कैश हो तो आपको कैश देना पड़े ना। तो कैश का बेनिफिट तो आप ले रहे हैं ना उतने का, आप कैश का बेनिफिट ले रहे हैं। यानी आपके एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो कैश डिक्रीज होता है, आपके एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो आपका कैश इंक्रीज होता है, ठीक है। और आपकी जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो आपको कैश बेनिफिट मिल रहा होता है। और जब आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो इसका मतलब आप लाइबिलिटीज को पे करें तो कैश डिक्रीज होता है आपका। तो हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को कन्वर्ट करके देखते हैं, किस तरह से हम कन्वर्ट करके देखते हैं उसको कैश बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर शामिल होंगे? एसेट्स सारे होंगे, सारे एसेट्स शामिल होंगे उसमें। हमारे पास करंट एसेट्स भी आ जाएंगे और फिक्स एसेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आपके एसेट सारे आ जाएंगे, करंट भी और फिक्स भी। कौन सा एसेट नहीं आएगा? कैश नहीं आएगा, क्योंकि हम कैश को तो देख रहे हैं ना। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम बना रहे हैं। तो इसके अंदर एसेट सारे आ जाएंगे, करंट भी और फिक्स भी, ठीक है। फिक्स एसेट बिक रहा है तो कैश आ रहा है, फिक्स एसेट ले रहे हैं तो कैश जा रहा है, ठीक है। एसेट कम हो रहा है तो इसका मतलब है आपको, आपके पास कैश आ रहा है। और एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कैश जा रहा है। और इसके उलट कर लें, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो आप लायबिलिटीज को देखें तो लायबिलिटीज कौन सी? करंट लायबिलिटीज को आप सिर्फ लेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज को लेंगे, ठीक है। जो करंट लायबिलिटीज है यानी आपके अकाउंट्स, अकाउंट पेबल
और जो दूसरी लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी कोई एक्सपेंसेस हैं, जो लाइबिलिटीज हैं उनको आप इसके अंदर देखते हैं। अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, कैश बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो कैश बेनिफिट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज भी इसके अंदर आती है। तो आपकी कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर? बैलेंस शीट के 3 आइटम्स इसके अंदर आ गए, करंट एसेट, फिक्स एसेट और करंट लाइबिलिटीज। तो इनके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगी तो वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखेंगे उनको, ठीक है। इसमें कैश आ भी सकता है, कैश जा भी सकता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? आप रेज कर रहे हैं फाइनेंस। फाइनेंस कहां से रेज होता है? फाइनेंस हमारे पास रेज करने के दो ही तरीके हैं ना, या तो हम डेट सिक्योरिटीज को इश्यू कर दें या हम इक्विटी की सिक्योरिटीज को इश्यू कर दें। इक्विटी के अंदर आपके पास कॉमन स्टॉक है, कॉमन शेयर्स को इश्यू कर दें, या फिर आप प्रेफर्ड स्टॉक को इश्यू कर दें इक्विटी के अंदर। और डेट के अंदर क्या है? बॉन्ड्स इश्यू कर दें आप। हमने बॉन्ड्स पढ़े हैं, ठीक है। बॉन्ड्स इश्यू करेंगे हमारे पास कैश आ जाएगा, कॉमन स्टॉक इश्यू करेंगे कैश आ जाएगा, कॉमन स्टॉक आप जो है प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू करेंगे कैश आ जाएगा, ठीक है। अब उसी स्टॉक को अगर रीअक्वायर करते हैं तो कैश जाएगा, कैश जाएगा ना। जो आप ट्रेजरी स्टॉक लेते हैं, रीअक्वायर करते हैं अपने स्टॉक को, तो आपका कैश जाएगा। अब आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के जो आइटम्स हैं वही देख रहे हैं। इसमें स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के आइटम आते हैं बैलेंस शीट के, स्टॉक यानी इक्विटी के आइटम सारे इसके अंदर आएंगे। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर कौन कौन सी चीजें थी अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, जब हमने पिछला चैप्टर खत्म किया। हमने कहा इसके अंदर पेड इन कैपिटल होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, और क्या होता है, कॉन्ट्रा ट्रेजरी स्टॉक होता है। तो ट्रेजरी स्टॉक को आप बेच रहे हैं तो क्या पैसे आएंगे, फाइनेंसिंग हो रही है। और अगर ट्रेजरी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो कैश पैसे जा रहे हैं, तो कैश का इफेक्ट इसके ऊपर देख रहे हैं। एक तो इक्विटी के सारे आइटम आ गए, रिटेन अर्निंग और सारी चीजें आ गई। अगर आप डिविडेंड्स पे कर रही हैं तो डिविडेंड कहां से पे होते हैं? हमने देखा डिविडेंड हम कहां से पे करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से पे करते हैं। तो रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का पार्ट है। तो आप जब डिविडेंड पे करते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में से आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रिड्यूस होती है, क्योंकि आपकी रिटेन अर्निंग रिड्यूस होती है, उससे कम होती है। तो आपकी रिटेन अर्निंग कम होती है, यानी कैश जाने का इफेक्ट है ये। डिविडेंड्स की पेमेंट, और अगर आपने ट्रेजरी स्टॉक बाय किया है तो उसमें भी कैश जाएगा। बाकी सारी चीजें अगर आप इशू कर रही हैं स्टॉक्स को तो आपके पास कैश आ रहा है। कॉमन स्टॉक इशू किया, प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया, कैश आ रहा है। आपके बॉन्ड्स इशू किए, कैश आ रहा है। आपने ट्रेजरी स्टॉक लिया हुआ था, दोबारा डिस्पोज किया तो कैश आ रहा है। तो 4 आपके सोर्सेज हो गए कैश आने के, ठीक है, इक्विटी के अंदर। और एक और चीज भी है, अच्छा, हमने बॉन्ड्स की बात की है ना, हमने कहा बॉन्ड्स इशू करेंगे, तो बॉन्ड्स इक्विटी में नहीं आते ना, वो तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट का जो पार्ट रह गया था, आपके पूरे एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आया, आपकी पूरी इक्विटी, इक्विटी के दोनों पार्ट, पेड इन कैपिटल और आपका रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के अंदर आपका डिविडेंड्स की पेमेंट आ गई, और ट्रेजरी स्टॉक। ये सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग के अंदर आ गई, ठीक है। और अगर बॉन्ड इशू करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आ गई, राइट। तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने क्लासिफाई कर दिया एक्टिविटीज को कि ये ऑपरेशंस की एक्टिविटीज हैं, ये इन्वेस्टमेंट किया हमने उसकी एक्टिविटीज हैं, उससे कैश आ रहा है जा रहा है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं जिससे हम कैश को रेज कर रहे हैं, फंड्स को रेज कर रहे हैं। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, रेजिंग फंड्स। तो फाइनेंस को रेज कर रहे हैं, उसकी भी हमने पॉसिबिलिटीज देख ली। इक्विटी से कर सकते हैं, या हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कर सकते हैं बॉन्ड्स इश्यू करके, ठीक है, या हम लोन भी ले सकते हैं, किसी बैंक से बड़ा लोन ले लें, वो भी हम कर सकते हैं। तो वो भी आपकी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। इक्विटी के अंदर आपके इश्यूएंस आ जाएगी, और ट्रेजरी स्टॉक की परचेजिंग आ जाएगी, उससे कैश जाएगा। डिविडेंड की पेमेंट है, उससे कैश जाएगा। इक्विटी के इश्यूएंस के साथ कैश आएगा। डेट सिक्योरिटी के इश्यूएंस से, यानी बॉन्ड्स के इश्यूएंस से कैश आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये सारी आपकी जो हमने क्लासिफाई कर दी एक्टिविटीज, और हर एक्टिविटी के अंदर हमें क्या देखना है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। उसका नेट देखना है कि नेट कैश फ्लो कितना रहा, प्लस रहा या माइनस रहा, आया या गया नेट, ठीक है। सबका नेट देख के सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट की का नेट इंपैक्ट आ जाएगा, जो टोटल इंपैक्ट हमारा बन रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम किस तरह से बनाते हैं, और इसके हमारे पास बनाने के दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास फर्दर फिर 3 मेथड है।
एक डायरेक्ट मेथड है, एक वर्कशीट का मेथड है, एक टी अकाउंट का मेथड है, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड को नहीं कवर करेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड को कवर करेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मोर देन 95% ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड इनडायरेक्ट मेथड। क्यों? बिकॉज ये बहुत आसान मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। जब हम देखेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि कितना आसान है, ठीक है। और आखिर में हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट की एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे पास फ्री कैश फ्लो कितना है। चाय में देखना चाहिए। एनालिसिस में हम देखेंगे कि हम असल में क्या देखना चाहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने नेट इंक्रीज डिक्रीज तो देख लिया। नेट इंक्रीज डिक्रीज को हम अटैच करते हैं किसके साथ? ओपनिंग बैलेंस के साथ, कैश के। तो ओपनिंग बैलेंस इन दैट ईयर, फॉर एग्जांपल ईयर 2020 का हम देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने सारी बना ली। हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया, कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया, कितना गया। हमने देखा जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया, कितना गया। सबका नेट नेट देखते देखते टोटल करते हुए हमने सबको टोटल किया, हमारे पास नेट इंक्रीज डिक्रीज आ गया कैश के अंदर, ठीक है। अब जो नेट इंक्रीज डिक्रीज आया, ये आया पूरे पीरियड के लिए, यानी ईयर 2020 के लिए आया। हम ईयर 2020 का ओपनिंग बैलेंस लेंगे कैश का, प्लस इंक्रीज डिक्रीज को उसके अंदर डालेंगे, प्लस नेट इंक्रीज डिक्रीज को डालेंगे उसके अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा जो इस साल का हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहा है किसके ऊपर? बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो आप उसको देखते हैं इसके अंदर, तो आपका ये रिकंसाइल कर जाता है, जो कैश अकाउंट का जो बैलेंस है उसके साथ रिकंसाइल कर जाता है। आप पूरे अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को कैश के ऊपर कन्वर्ट करके सारी एक्टिविटीज को देख के आप क्या कर रहे हैं? net increase decrease from the operating activities, net increase decrease in investing activities, net increase decrease in cash from financing activities, total of all, overall net increase decrease during the year in the cash। तो वो आपने निकाल लिया। आपके पास साल के स्टार्ट में कैश का क्या बैलेंस था, उसको आप उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो बैलेंस आएगा ऐड करने के बाद, वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का, विच इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन दी बैलेंस शीट ऑफ ईयर 2020। उसमें कैश का बैलेंस आ रहा होगा ना बैलेंस शीट के अंदर, सबसे पहला आइटम ही कैश होता है, कैश उसका बैलेंस आ रहा होगा तो उसके साथ मैच कर जाएगा आपका। लेकिन हम देखना चाहते हैं फ्री कैश फ्लो कितना है। तो एनालाइज जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश होना कितना चाहिए। तो उसका हम एक फॉर्मूला है, इसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट से उठा के कुछ आइटम्स उठा के हम देखेंगे कि ये हमारे पास फ्री कैश फ्लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। जो कुछ भी हमने पढ़ना है मैं सारा चैप्टर आपको बता दिया, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आगे आपके क्वेश्चंस चैप्टर खत्म करके फिर मिलूंगा, ठीक है। होपफुली चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। यूजफुलनेस जैसे हमने अभी कहा, हम देखना चाहते हैं कि कैश की, क्योंकि कैश ही मेन चीज है ना, आपका मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैश है। आपने एसेट लेना है, देना है, आप इन्वेस्टमेंट करनी है, निकालनी है, आपने फाइनेंस रेज करना है, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, नहीं जाना, तो सब में कैश की जरूरत है ना। तो कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू इट इज वर्थ, इट इज ऑन मेरिट दैट यू शुड चेक कि आपका कैश की जो इनफ्लो आउटफ्लो क्या है ओवरऑल, ठीक है। तो वो आप उसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन आप करते हैं यही 3 एक्टिविटीज की जो हमने यहाँ पे देखी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और आपकी कुछ जो ट्रांजेक्शंस हैं वो नॉन कैश एक्टिविटीज भी हैं कुछ, जिसको हमने देखा था कॉर्पोरेशंस के अंदर। हमने कहा था कि हमने जो है फिक्स एसेट बाय किया, हमने कैश नहीं दिया। हमने क्या किया? कैश नहीं दिया, हमने स्टॉक दे दिया उनको, स्टॉक इशू कर दिया। तो कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना, कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ये नॉन कैश एक्टिविटी आपकी हो गई। इसी तरह आपने कोई फिक्स एसेट लिया, आपने शेयर्स देने के बजाय आपने बॉन्ड्स दे दिए उनको, डेट सिक्योरिटी आपने इशू करके उनको दे दी उतनी अमाउंट की, ठीक है। तो कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। या आपका एक्सपेंस हुआ, हमने पीछे देखा भी था कि एक हमारे जो अपना अटॉर्नीज थे जिन्होंने हमें हेल्प किया था हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, उन्होंने 5000 का बिल भेजा था, पीछे हमने पढ़ा था, 5000 का बिल भेजा था और उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करें मुझे शेयर दे दें। तो हमने उनको शेयर दे दिए थे और शेयर कम वैल्यू के दिए थे और वो ज्यादा था, तो वो एक्सेस पेड इन कैपिटल उसके अंदर कंसिडर हो गया। तो वो नॉन कैश हो गई ना आपकी,
एंट्री, वो भी नॉन कैश एक्टिविटी होगी। तो वो एक्टिविटीज जिसमें आप डायरेक्टली या तो शेयर्स दे देते हैं या फिर आप क्या करते हैं, स्टॉक्स दे देते हैं, यानी शेयर्स दे देते हैं या फिर आप बॉन्ड्स दे देते हैं, डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी आप इशू करके वो दे देते हैं कैश की जगह। तो वो आपकी नॉन कैश एक्टिविटीज होती हैं। तो नॉन कैश एक्टिविटीज को क्या हम इसके अंदर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? इसमें हम अलग स्केड्यूल वो कहते हैं इसका बनाते हैं, या हम इसका नोट डाल देते हैं, क्योंकि कैश तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है ना, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन कैश का जो नॉन कैश का जो इंपैक्ट है वो समहाउ हमें नजर आ रहा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अगर हमने कोई फिक्स एसेट लिया है तो फिक्स एसेट के अंदर जो इंक्रीज होगा वो वहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप नॉन कैश एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको नोट के अंदर डालेंगे, राइट। फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या है इसका। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप स्टार्ट करते हैं नेट इनकम के साथ, नेट इनकम, फिर आप उसके साथ बाकी चीजों को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस लिखेंगे, और ऑपरेटिंग आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखते हैं ना। हमने अभी इनकम स्टेटमेंट को पीछे देखा था कॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि अदर इनकम के अंदर क्या था, अदर यानी गेन है या अदर इनकम है आपकी। तो अदर इनकम के अंदर सम टाइम आपकी इनकम कहां से आ रही होती है, आपके फिक्स एसेट को डिस्कार्ड करने की या डिस्पोज करने की वजह से आ रही होती है। आपके पास एक पुराना प्लांट था, उसके कुछ यूजफुल लाइफ बाकी थी, आपने उसे सेल करके नया प्लांट लेना है, तो उसको सेल करेंगे तो जो कैश आ रहा है आपके पास वो आपका कहां पे शो हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो हो रहा है। तो आप उसका इफेक्ट यहां से खत्म करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में से उसका इफेक्ट खत्म करते हैं। क्यों खत्म करते हैं उसका इफेक्ट? उसकी वजह ये होती है कि ये फिक्स एसेट का आइटम है ना, हमने कहा फिक्स एसेट को हमने क्लासिफाई कर लिया है। फिक्स एसेट के अंदर कोई भी चेंज आएगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे उसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखेंगे। तो यहां से उसका इंपैक्ट माइनस करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास लॉस होता है, तो हम क्या करते हैं, इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके नेट इनकम निकालते हैं ना। हमारी जो भी ऑपरेटिंग इनकम आ रही है उसमें से हमारा कोई लॉस हो गया सेल करने से फिक्स एसेट, तो लॉस आ गया तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करके नेट इनकम निकालते हैं। तो इनकम हमारी जो आ रही होती है वो सब्ट्रैक्ट होके आ रही होती है, तो उसका इंपैक्ट जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर लॉस है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं शो करना, ऐड बैक करेंगे। और अगर आपके पास प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट ऐड होके आ रहा होता है, तो आप प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इसको आप कहां पे शो कर सकें, इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर शो कर सकें। ठीक है, तो आपकी कुछ आइटम्स जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो कि यही है, फिक्स एसेट की सेल के ऊपर गेन या लॉस जो है, इसको आप यहां उसका इंपैक्ट जीरो करते हैं इनकम स्टेटमेंट अपनी नेट इनकम से। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गेन है फिक्स एसेट को सेल करने के ऊपर। अगर फिक्स एसेट को सेल करने के ऊपर लॉस है तो आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा उसका वहां। तो क्योंकि आपने इसको शो करना है कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में मैंने कहा सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, फिर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। तो इनकी तरतीब यही रहती है, नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हर एक्टिविटी का आप जो उसके आइटम्स होते हैं, पहले कैश इनफ्लोज के आइटम लिखते हैं, फिर कैश आउटफ्लोज के आइटम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा फॉर्मेट देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन फिर देखते हैं हम, और इसके मेथड जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपका ओवरऑल एक टॉपिक बन जाता है टॉपिकल के अंदर, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजफुलनेस और उसका फॉर्मेट। ठीक है, फिर उसकी प्रिपरेशन आ गई। प्रिपरेशन के अंदर पहले आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे लिखते हैं, फिर आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं। ठीक है, और फिर नेट चेंज इन एसेट आप सबका टोटल करते हैं, इसका भी नेट चेंज इन कैश देखेंगे, इसका भी नेट चेंज इन कैश देखेंगे, इसका भी नेट चेंज इन कैश देखेंगे, और ओवरऑल नेट चेंज इन ओवरऑल कैश फ्लो देखेंगे आप, जो सारी एक्टिविटीज का होगा। ठीक है, और एंड में एनालिसिस के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ऑन हैंड कैश कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना। ठीक है, कितना आपको चाहिए और कितना। इसमें हम एक हमारे पास फाइनेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एसेट मैनेज करंट लायबिलिटीज, यानी आप ये देखते हैं कितना कैश है आपके पास। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था, करंट रेशियो को भी पढ़ा था वहां पे, करंट
एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। किसमें पढ़ा था? करंट लाइबिलिटीज के चैप्टर, करंट लाइबिलिटीज एंड पेरोल के चैप्टर के अंदर पढ़ा था आपने। तो हम यहाँ उसका फ्री कैश फ्लो देखेंगे कि कितना कैश है हमारे पास। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम उसको करेंगे। लेकिन आपको ये प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, जिस पीरियड की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हैं उस पीरियड की आपके पास इनकम स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज आपने वहां से उठानी है, ठीक है। नंबर 2, आप जिस पीरियड की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस पीरियड की बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपके पास जिस पीरियड की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उससे एक पीरियड पीछे की आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, यानी बैलेंस शीट्स 2 होनी चाहिए आपके पास, एक उसकी करंट पीरियड की, एक प्रीवियस पीरियड की। प्रीवियस पीरियड की क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होते हैं, हमें बैलेंस शीट के सारे आइटम्स के ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम देखते हैं पूरी बैलेंस शीट के डिफरेंसेस को देखते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये हम देखते हैं, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज को हम एडजस्ट करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर और फाइनेंसिंग के अंदर। इंक्रीज और डिक्रीज को हम एडजस्ट करते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें हो गई? हमने कहा कि एक तो हमें इनकम स्टेटमेंट होनी चाहिए उसी पीरियड की, दूसरा हमारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए उसी पीरियड की, और एक पीरियड पीछे की भी बैलेंस शीट होनी चाहिए हमारे पास। और क्या होना चाहिए हमारे पास? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आप एडजस्टमेंट्स करते थे ना, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती थी, और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन या नोट्स भी होने चाहिए जो आपके बैलेंस शीट के साथ आएंगे। और जब एडजस्टमेंट्स आती हैं तो आपको जो नोट्स आते हैं तो आप बैलेंस शीट का वो आइटम नहीं देखते इंक्रीज डिक्रीज का, बल्कि आप नोट के अंदर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा नक्शा बना दिया आपका, ठीक है। घर का पूरा मैप बना दिया है, अब घर को तामीर करना है, तो जल्दी से तामीर करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यूजफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसकी क्या यूजफुलनेस है मैंने अभी बताया है आपको। फर्दर हम देख लेते हैं। एंटिटीज एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोस, हमें अगर पता चल जाए हमारी अभी कैश फ्लो कितना, हमारे पास फ्री कैश फ्लो है, कितने हमारी नेट इंक्रीज डिक्रीज है, कितने कैश फ्लोज हैं हमारे, तो हम फ्यूचर के भी बता सकते हैं ना। जैसे बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट से हम बताते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स क्या रहेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ हमें कैश फ्लोज भी बताने जरूर होते हैं कि क्या हमारा चेंज आया और फ्री कैश फ्लो कितना होगा हमारा इस साल का, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं इसके बारे में, तो इसके लिए जरूरी होता है आपके पास। और नंबर 2, अगर आप कैश होगा तो तब आप अपने कैश को, यानी आपके पास जो प्रॉफिट्स आए हैं उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस डिविडेंड को देना है, तो अपने डिविडेंड के लिए कैश भी तो चाहिए ना, कैश भी तो चाहिए ना, कैश चाहिए। या फिर आपको स्टॉक डिविडेंड देते हैं, तो स्टॉक डिविडेंड के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? रिटेन अर्निंग होनी चाहिए। रिटेन अर्निंग के अंदर भी आपका प्रॉफिट ही पड़ा होता है ना, तो दोनों सूरतों में आपका कैश या रिटेन अर्निंग दोनों डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके पास कितना कैश है। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है तो फिर आप डिसाइड करते हैं ओके यार डिविडेंड दे देते हैं, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो भी खुश रहें, ठीक है। और डिविडेंड पे करते हैं। और दूसरा ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशंस में आपकी क्या आती हैं? पेबल्स आते हैं ना, लाइबिलिटीज आती हैं। लाइबिलिटीज आपकी यूटिलिटीज की हो सकती हैं, एक्सपेंसेस की हो सकती हैं, और सप्लायर्स की हो सकती हैं। पेबल्स यही होते हैं ना आपके। तो आप क्या इस काबिल हैं, तो आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो मेंटेन रहेगी। आप ऑब्लिगेशंस, अपने ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कहां से पता चलता है? आपके कैश पोजीशन से पता चलता है कि आप पे कर सकते हैं या नहीं। तो जब आप पे करते हैं, लोन को पे करते हैं या लाइबिलिटी को पे करते हैं, तो कैश से ही पे करते हैं ना, ठीक है। लाइबिलिटीज को कैश से ही पे करते हैं ना। नॉट ऑलवेज यू कैन पे फ्रॉम द स्टॉक्स, और वो वैसे भी कोई गुड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए एसेट ले रहे हैं या कोई बड़ा एक्सपेंस आप कर रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मली करते हैं आप। इधर भी हो तो सकता है लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्या करें, आप शेयर्स इशू कर दें या पेबल्स, आप बॉन्ड्स इशू कर दें, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मली कैश से ही पे करते हैं आप, ठीक है। तो कैश होगा तो पे करेंगे, तो कैश की पोजीशन का पता चलेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड नेट कैश प्रोवाइडेड, वो कहते हैं दोनों में फर्क होता है, ठीक है।
नेट कैश यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी इनकम स्टेटमेंट से आपकी नेट इनकम जो निकल रही है और जो कैश निकल रहा है, इनकम स्टेटमेंट से ही जो कैश निकल रहा है उसी में ही डिफरेंस आ जाता है। और हम देखेंगे कुछ कंपनीज का डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारी नेट इनकम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप कह लें, जो हम 1% की गुंजाइश रख लेते हैं, 99% आपकी नेट इनकम कम होती है, आपका नेट कैश फ्लो ज्यादा होता है। रीजन, डेप्रिसिएशन तो होती है ना, डेप्रिसिएशन तो एड बैक होगी, आपने कैश नहीं दिया तो आपके पास ही है ना कैश, तो आपकी डेप्रिसिएशन और दूसरी रीजंस की वजह से होता है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी रीजंस क्या है, जिसकी एक रीजन मैंने आपको बता दी कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को आप एड बैक करते हैं। कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको पता चलता है कि आपने कितना कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है, यानी कितना आपने फिक्स एसेट्स के अंदर लगाए हैं पैसे, ठीक है, और कितने आपने फाइनेंसिंग की है, कितने पैसे आपने जनरेट किए, जनरेट नहीं सॉरी रेस किए, नॉट जनरेट, जनरेट तो आपके सेल से होते हैं ना, रेस किए हैं फंड, यानी आपने इक्विटी बेच के या डेट को बेच के यानी बॉन्ड्स को बेच के आपने कैश रेस की, ठीक है, या हो सकता है ट्रेजरी स्टॉक को बेच के आपने कैश रेस किया हो, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फाइनेंसिंग आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से या इक्विटी से होगी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये यूजफुलनेस है इसकी, यानी आप कितनी सारी चीजों को आप इसके साथ अगर ये बनाएंगे तो आप देख सकेंगे। अच्छा जी, तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारी एक्टिविटीज की, हमने ऑलरेडी देखा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी सारी इनकम स्टेटमेंट से आती हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं एक्सेप्ट 2 आइटम्स, मैंने आपको बताया एक्सेप्ट 2 आइटम्स। कौन सी 2 आइटम्स? अगर आपने कोई फिक्स एसेट डिस्पोज ऑफ किया तो उसको सेल करने से अगर आपको गेन हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसका इफेक्ट हम जीरो करेंगे यहाँ पे। और अगर कोई लॉस हुआ है उसकी वजह से तो उसका भी इम्पैक्ट जीरो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके इम्पैक्ट को हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर देखना, ठीक है। फिक्स एसेट्स की जो जगह है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कुछ केसेस में IFRS ये कहती है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं उसमें हम GAAP को देख रहे हैं और आपका नॉर्मली क्वेश्चंस भी इसी से ही आएंगे, जो हम कर रहे हैं उसी से आएंगे। तो डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा बाद में, तो ये मामूली सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो आइटम है, इसमें से आप फिक्स एसेट के आइटम्स को निकालेंगे, उसकी प्रोसीड्स को यानी उसका गेन या लॉस इसको या उसका इम्पैक्ट जीरो कर देंगे और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ले आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्या अंदर क्या लेके आते हैं हम? चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट्स, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट आइटम्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म एसेट आइटम्स क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट आइटम तो आपके फिक्स एसेट्स है ना, जिनकी डेप्रिसिएशन वगैरह होती है, उसमें आपने कितना किया। और आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट सम टाइम आप क्या करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। जिस तरह आप अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लोग लेते हैं उसको, कुछ कंपनीज भी बाय कर लेती है ना शेयर्स, वो लेके अपने पास रख लेती, जब वक्त पड़ेगा वो बेच देंगी, तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाती हैं कैश के अंदर, क्योंकि हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट है, ये हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस पे आप उसी वक्त उसको सेल करके आप कैश जनरेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाल देते हैं। आप बॉन्ड्स ले लेते हैं किसी और कंपनी के, आप किसी और कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, किसी और कंपनी के बॉन्ड्स ले लेते हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, तो उन बॉन्ड्स और शेयर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। अब उस इसमें इन्वेस्टमेंट से आपको हो सकता है फायदा भी हो रहा हो। क्या फायदा हो रहा हो? अगर आपने शेयर्स लेके रखे हुए हैं किसी और कंपनी के, वो कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड आपको भी मिलेगा। अगर आपने बॉन्ड्स लेके रखे हुए हैं किसी और कंपनी के तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसके ऊपर। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स के अंदर और उनके बॉन्ड्स के अंदर पैसे डाले होते हैं, वो आपकी करंट एसेट्स के आइटम होते हैं, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट के आपके एसेट्स का सारा पोर्शन, करंट एसेट्स सारे कैश को छोड़ के, और आपकी करंट लायबिलिटीज सारी वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। उनके चेंजेस को भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर देखते हैं, क्योंकि उसका कैश के अंदर आप कन्वर्ट करके देख रहे होते हैं। एक्रूअल बेसिस को आप कैश के ऊपर कन्वर्ट करके चेक कर रहे होते हैं कि इसका कैश इंपैक्ट क्या आएगा,
ठीक है, तो वो आप इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज को इसके अंदर लिखते हैं सबको। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के आइटम्स की चेंजेस को आप इसके अंदर लेते हैं। यानी आपने नया स्टॉक इशू किया, आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, तो आपके जो स्टॉक है उसके अंदर चेंज आ गया। इसी तरह से आपने कोई बॉन्ड इशू किया तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई आपकी। तो आपकी जो कैश आपका आता है और जाता है फाइनेंसिंग की वजह से, वो इसमें है। जाता कैसे है? डिविडेंड्स के अंदर जाता है, या फिर आप रीपरचेज करते हैं ट्रेजरी स्टॉक को, उसमें कैश जाता है। और आता कैसे है? आप इशू कर रहे हैं कॉमन स्टॉक्स को, प्रेफर्ड स्टॉक को, या बॉन्ड्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। क्लासिफिकेशन, कैश इनफ्लो पॉसिबली कहां से हो सकते हैं जी? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप इनकम स्टेटमेंट को ले रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड। हमने कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट हमने फ्री कैश को डाला होता है, दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज ली हुई होती है। अगर आपने बॉन्ड्स लिए हुए तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर आपने शेयर्स लिए हो तो आपको डिविडेंड आ रहा है। तो दोनों चीजें आपकी कैश इनफ्लोज के अंदर आती हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यानी आपने शेयर्स लिए, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो आपने इन्वेस्ट किया है ना पैसे कहीं पे, उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो इसके ऊपर आ रहा है। अब आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आपको कैश की जरूरत पड़ी, आपने जाके बेच दिया शेयर्स को, तो तब भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्चुअल सिक्योरिटीज विल फॉल इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिलती हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, विच इज ईदर द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, जो आपको रिसीव हो रहा है वो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, और डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, वो भी आपका कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो ये आपके कैश इनफ्लोज होंगे। कैश आउटफ्लोज क्या है? आपने सप्लायर को पे करना है इन्वेंट्री के लिए, कैश आउटफ्लो है, ठीक है। सप्लायर को पे किया तो क्या हुआ? पेबल्स रिड्यूस हुए आपके। और टू एम्प्लॉयज को पे किया तो आपके पेबल्स रिड्यूस हुए, वेजेस पेबल्स रिड्यूस हो गए। गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया तो टैक्स पेबल रिड्यूस हुआ, आपका लाइबिलिटीज रिड्यूस हुई है। टू लेंडर्स फॉर इंटरेस्ट, तो लेंडर को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लोन, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप वापस करेंगे तो वो कहां पे जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट आपकी वापस जाएगी लोन की, तो वो कहां पे जाएगी? अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो वो फिर जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश कम होगा उसका, ठीक है। और कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो उसके लिए जो आप पे करें, एक्सपेंसेस के लिए जो पे करें, तो आपका कैश आउटफ्लो है। तो ये आपकी सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आपको नजर आती है। इसी तरह से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हम देखते हैं चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो इसमें क्या आता है? फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हमने कहां लिखा हुआ था? इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, वहां माइनस करके उसको यहां पे लेके आना है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपको जो पैसे मिलेंगे उसको यहाँ पे ले आएंगे, ये कैश इनफ्लो होगा आपका, लेकिन इन्वेस्टिंग का है। फिक्स एसेट को सेल किया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को, तो उससे जो आपको प्रोसीड्स मिली, जो प्रॉफिट मिला, या प्रॉफिट नहीं, जो पैसे मिले, वो कैश इनफ्लो है, वो यहाँ पे आएगा। हो सकता है प्रॉफिट आपको ना हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तब भी आप उसको यहीं पे लिखेंगे, इनफ्लो ही होगा तब भी आपका, अगर लॉस भी है, ठीक है। कैश तो आ रहा है ना, आप तो एसेट निकाल रहे हैं ना, कैश तो आएगा ना, कम आएगा कैश या ज्यादा आएगा? आएगा तो सही ना कैश, तो आपका कैश इनफ्लो ही होगा इससे। और फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या है? सिक्योरिटीज है आपकी, ठीक है। एंड डेट एंड इक्विटी, डेट क्या है? बॉन्ड्स, इक्विटी क्या है? आपके स्टॉक्स है। डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज को अगर आप सेल करते हैं, आपने लिए हुए हैं, शेयर्स भी लिए हुए हैं, बॉन्ड्स भी लिए हुए हैं, अब आप सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो कैश आएगा ना आपका। ये आपकी डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज आपकी अपनी कंपनी की नहीं है, दूसरी कंपनी की, अदर एंटिटीज। और collection of principal on loan to other entities, अगर आपने लोन दिया हुआ है अपनी किसी सब्सिडरी को या किसी और कंपनी को कोई लोन दिया हुआ है, तो लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक्चुअल लोन जो वापस आता है आपका, वो आपका कैश इनफ्लो बनेगा इसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। यानी आपका प्रिंसिपल अगर वापस आ रहा है तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। आउटफ्लोज क्या क्या होंगे आपके? अगर आप परचेज करते हैं कोई भी फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
ठीक है, तो वो आपका आउटफ्लो है, आपको कैश देना पड़ेगा। अगर आप परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट यानी डेट और इक्विटी सिक्योरिटी यानी आप बॉन्ड्स लेते हैं या स्टॉक्स लेते हैं किसी कंपनी के, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा टू मेक लोन्स टू अदर एंटिटीज। अगर आप लोन दे रहे हैं दूसरी कंपनीज को, दूसरी एंटिटीज को, आपकी अपनी कंपनीज है या किसी और की कंपनी है, तो लोन दे रहे हैं तो वो भी कैश आउटफ्लो है। तो सिंपल है, कैश जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हो गए। इसी तरह से आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और लॉन्ग टर्म के अंदर आपका आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। तो इशू आप क्या कर सकते हैं, कॉमन स्टॉक इशू कर सकते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर सकते हैं। स्टॉक इशू कर सकते हैं ना, यहाँ प्रेफर्ड स्टॉक नहीं लिखा हुआ। फ्रॉम सेल या इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। और इशू ऑफ डेट यानी बॉन्ड्स और नोट्स, नोट्स भी तो आप जो है इशू करते हैं, नोट्स भी इशू करते हैं। तो यानी आपने नोट इशू किया, पैसे ले लिए किसी से, नोट लिख के दे दिया किसी को, ओके मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा। लॉन्ग टर्म नोट्स टेबल हमने पढ़े थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर, तो उसकी बात कर रहे हैं और बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो इसके अगेंस्ट कैश आता है हमारे पास। तो कैश इनफ्लो के दो आपके पॉसिबली दो रीजन होंगी। और कैश आउटफ्लो की क्या होगी, आप डिविडेंड पे करते हैं स्टॉक होल्डर्स को तो कैश आउटफ्लो है। और अगर आपका कोई बॉन्ड्स हैं जो आपने इशू किए हुए तो वो मेच्योर हो गए तो उससे आप क्या करना है, रिडीम करेंगे ना। तो लॉन्ग टर्म डेट को, अगर आपने डेट को कॉलेबल बॉन्ड्स भी तो होते हैं ना, कॉल कर लिया, स्टॉक्स दे दिए उसके अगेंस्ट, तो जो आप रिडीम करते हैं तो रिडीम की जो कॉस्ट है वो भी कैश आउटफ्लो है आपकी। और आप अगर री एक्वायर कर रहे हैं ट्रेजरी स्टॉक को, कैपिटल स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक दोनों को कर सकते हैं, तो आपका ये क्या होता है, ये भी कैश आउटफ्लो है। ठीक है, टिपिकली हम तीनों एक्टिविटीज को हमने देख लिया, कहाँ कहाँ आपका क्या क्या चीज है। अब हम देखते हैं इसको नॉन कैश एक्टिविटीज को। नॉन कैश एक्टिविटीज को हम नोट बना के लिखेंगे, डायरेक्टली इसको वहां पे नहीं लिखते हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन इसका इंपैक्ट अगर आपका एसेट्स के ऊपर आ रहा है, करंट एसेट्स पे आ रहा है, फिक्स एसेट पे आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज पे आ रहा है, फिक्स लाइबिलिटीज पे आ रहा है या इक्विटी पे आ रहा है, जिस पे भी इम्पैक्ट आ रहा है तो वहां पे ये नजर आ जाएगा इम्पैक्ट इसका। ठीक है, हम इसको वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। डायरेक्ट इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर टू परचेज ऑफ एसेट्स, हम ऑलरेडी इन ट्रांजेक्शंस को देख चुके हैं कि हमने कोई फिक्स एसेट बाय किया, फिक्स एसेट बाय किया हमने और कैश नहीं दिया हमने, बल्कि कैश देने की बजाय हमने क्या किया, हमने स्टॉक्स दे दिए या हमने बॉन्ड्स दे दिए। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू कॉमन स्टॉक, हमने कहा था कि बॉन्ड्स कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं तो हम बॉन्ड्स वापस लेके हम कॉमन स्टॉक दे देते हैं। इसमें भी कैश नहीं आ रहा आपका, कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो नॉन कैश एक्टिविटी है आपकी। इश्यूएंस ऑफ डेट टू परचेज एसेट, यानी आपने एसेट बाय किया और बॉन्ड्स दे दिए, बॉन्ड इशू कर दिए। और एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट, यानी एक एसेट आपने दे के दूसरा ले लिया, एक एसेट में भी आपके यूज करना हो, दूसरे के यूज का हो, और दूसरा एसेट जो आपके यूज का है हो सकता है उसके यूज करना हो, तो आप एक्सचेंज कर लेते हैं विदाउट एक्सचेंजिंग कैश। या कुछ कैश आपने एक्सचेंज किया, बाकी आपने इक्विपमेंट चेंज कर लिया। जैसे आप अपना मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन चेंज करा लेते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, कि यार ये मुझे दे दो, ये आप ले लो, और उसमें कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन ट्रांजैक्शन तो हो गई ना। तो ये सारी नॉन कैश एक्टिविटीज होंगी आपकी। इन एक्टिविटीज के लिए या तो आप सेपरेट शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और स्टेटमेंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके बॉटम के ऊपर आप लिखेंगे उसको, या फिर आप सेपरेट नोट बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मली हम नोट बनाते हैं। ठीक है, नोट बनाते हैं, नोट में हम लिख देते हैं कि ये आपकी जो नॉन कैश एक्टिविटीज है। नॉन कैश एक्टिविटीज का एक पार्ट हमने कहा कि हम परचेज कर रहे हैं एसेट, तो एसेट को तो देख रहे हैं ना। ठीक है, हमने कहा कि हमने बॉन्ड्स देके हमने कॉमन स्टॉक ले लिया, तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम हो रही है, कॉमन स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्ट आ रहा होता है उसका समहाउ कहीं से। कैश के ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा होता लेकिन उसका इंपैक्ट आ रहा होता है, तो वो इंपैक्ट नजर आता है। इश्यूएंस ऑफ डेट टू परचेज एसेट, तो आपका डेट इंक्रीज कर रहा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और आपके एसेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके समहाउ आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स के अंदर डिफरेंस आपको नजर आएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स है तो उसके अंदर भी ऐसे है, जो उसकी वैल्यूज आपके पास रिकॉर्डेड होंगी बुक वैल्यूज, उसके हिसाब से उसे देख लेंगे कि क्या वो इक्वल है या कम ज्यादा है, जो भी है उसके अंदर, तो वो आप देख लेंगे उसको। तो आप कहते हैं कि नॉन कैश एक्टिविटीज जितनी भी है वो डायरेक्टली हमारी किसी एक्टिविटीज के अंदर तो नहीं आती, ना हमारी वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स के अंदर आती है, ना हमें बैलेंस शीट के आइटम्स के अंदर आती है, ना वो करंट एसेट्स के अंदर आती हैं, ना वो फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं, ना वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं, ना वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं, ना वो
स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर आती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है इसके ऊपर, ठीक है, उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा आता है, तो उसको आप एक सेपरेट उसका शेड्यूल बनाएंगे या उसका सेपरेट नोट बनाएंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है डिफरेंट कंपनीज की जिनकी नेट इनकम जो है मिलियंस इन डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है। देखें, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को तो आप जानते हैं, ये एक ग्रोसरी स्टोर है, ये भी बल्कि एक कन्वीनियंस स्टोर है जहाँ पे आपको हर सब चीजें मिलती हैं वॉलमार्ट के अंदर। तो इसकी नेट इनकम है 11.284 मिलियन, जबकि इसका नेट कैश कितना आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 2169। इस तरह से अदर कंपनीज का भी दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस का रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अदरवाइज आप आपके पास जो बुक है उसके पेज नंबर 837 पे जाके देख सकते हैं। रीजन क्या है इसकी, नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके ऐड बैक हो जाते हैं, वो कैश गया तो नहीं है ना आपके पास, कैश तो आपके पास ही है, ठीक है, तो ये उसकी रीजन हो सकती है। तो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ऑर्डर यही रखना है आपको। और जो आप स्टेटमेंट बनाएंगे इधर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे या इनडायरेक्ट से बनाएंगे, तो हम ये वाला करने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड वाला करने वाले हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मेट आ गया। देखें, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ इनफ्लो की सारे आइटम्स आ जाएंगे, फिर आउटफ्लो के आ जाएंगे, फिर नेट कैश प्रोवाइडेड या यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी इसी तरह से, और इसका भी पहले इनफ्लोज, फिर आउटफ्लोज, फिर उनका डिफरेंस, जी नेट डिफरेंस, नेट कैश उनका कितना आया, फिर सबके नेट कैश को आगे ले जाएंगे और उसको ऐड करके आपका नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आ गया, ठीक है, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आ गया, जो भी वैल्यू आएगी उसकी वो यहाँ पे आ जाएगी। और जितना भी ये चेंज है कैश के अंदर, ये ड्यूरिंग द ईयर आया आपका, क्योंकि आपने सारी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को कन्वर्ट किया है कैश के अंदर, और कैश के अंदर कंसीडर करके आपने उनके डिफरेंसेस को नोट किया और आपने उनकी वो सारे बैलेंसेस को लिखा, ठीक है। तो आपका नेट चेंज आ गया कैश के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो जिसका भी जो भी पीरियड है, ठीक है, पीरियड कवर्ड जो भी है, 2014 है, 2015 है, 16 है, जो साल भी है, राइट। और इसमें आप ऐड करेंगे जो आपके इस साल के स्टार्ट पे जो आपका कैश था। तो स्टार्ट पे क्या कैश था आपका, जो क्लोजिंग कैश था आपका पिछले साल का, वही आपका ओपनिंग कैश था ना। तो हमें ये कहां से मिलेगा, हमने कहा था हमें दो स्टेटमेंट्स चाहिए, तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस के लिए बेसिकली प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट चाहिए होती है, तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस सब अकाउंट्स के वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस को आप इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आप जब ऐड करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास कौन सा बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि इस साल की स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी आपको शो हो रहा होगा, जो आपने कहां से उठाया होगा, कैश के लेजर अकाउंट से उठाया होगा, ये उसके साथ मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आपने जो आपकी नॉन कैश एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की, वो यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे, ठीक है, जस्ट लिख देंगे बस, ठीक है, जो भी है उसका टोटल वो आप लिख देंगे, अगर एक से ज्यादा है तो उसको यहाँ पे टोटल करके लिख दें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये आपका कैश जो है रिकंसाइल कर जाएगा आपके कैश लेजर अकाउंट के साथ। तो एक अल्टरनेट तरीके से आपने पूरा कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज देख लिए, एक्टिविटीज वाइज क्लासिफाई करके उनके अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज देख लिए, उनका नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश देख लिया, सबका नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश को ऐड किया, और आपके पास पूरे साल का नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आ गया, आपके पास पूरे साल का नेट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कैश आ गया, उसमें आपने ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, व्हिच इज ऑलरेडी शोइंग ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द करंट पीरियड, या वो सेम बैलेंस यू कैन सी इन द टी अकाउंट ऑफ कैश, लेजर अकाउंट ऑफ कैश, कैश लेजर के अंदर आप देख सकते हैं वो बैलेंस, राइट। तो ये आपको जब आपका ये मैच कर जाए, तो इसका मतलब है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बन गई है, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट के कैश के अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ सही बन गई है, ठीक है। और मैच ना करने की एक रीजन यही भी हो सकती है कि आपका पीछे जो बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का आपका जो नजर आ रही है वैल्यू, वो हो सकता है ठीक ना हो, ठीक है जी। ये पूरा फॉर्मेट आ गया इसका। अब जरा बताएं, जरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, कौन कौन सी क्या क्या ट्रांजेक्शन है, हाँ जी बताएं। 100,000 शेयर इशू किए हैं आपने, $5 पार वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आपने कैश कितना लिया है, $8,000 कैश लिया है, $800,000 कैश लिया। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट में शो होती है इश्यूएंस शेयर्स की?
नहीं होती वहां होगी शो सर। इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं होती ना, इनकम स्टेटमेंट में तो आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं। ये कहाँ पे होता है? अभी हम स्टॉक होल्डर इक्विटी को पढ़ के आए, इश्यूएंस तो सारी वहां पे होती है ना, उसकी एंट्रीज भी वहां पे पढ़ के आए। तो सर ये कैश आपकी फ्लो स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर आता है। तो कौन सी एक्टिविटी बनेगी ये आपकी? जी कम ऑन बताता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। वेरी गुड, ब्रिलियंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी आपकी। अच्छा जी, आपने बारो किए 200,000, आपने साइन किया 5 साल का नोट, यानी 5 साल का नोट है मतलब लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म नोट आप साइन कर रहे हैं, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है। बताएं ये कौन सी एक्टिविटी होगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग सर। इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज में दोबारा रिपीट करता हूं, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज आपके बैलेंस शीट के एसेट्स वाले कॉलम को देखती है और करंट लाइबिलिटीज को देखती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नहीं देखती। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी कहां पे जाती है? फाइनेंसिंग के अंदर। ये तो कैश आ रहा है ना, आप कैश जनरेट नहीं कर रहे, 200,000 कैश आप रेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहां पे आती है? फाइनेंसिंग के अंदर आती है, तो ये फाइनेंसिंग है आपकी। हाँ जी, ये कौन सी है? परचेज 2 सेमी ट्रेलर ट्रक, 2 ट्रक आपने बाय किए हैं 170,000 के कैश देके। इन्वेस्टिंग होगा सर ये इन्वेस्टिंग है क्योंकि हम फिक्स एसेट ले रहे हैं ना, ट्रक ले रहे हैं, इक्विपमेंट के अंदर आप कर रहे हैं ना, ट्रक को इक्विपमेंट ही हम कहते हैं। तो आप इक्विपमेंट ले रहे हैं, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ट्रक लेंगे, ट्रक चलेंगे, वो हेल्प करेंगे, ये आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं जो चलेंगे और रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं आपके, ठीक है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, फाइनेंसिंग। आपका इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम एक्सेप्ट सेल, गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है, एक्सेप्ट दैट, वो सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखें, ये इन्वेस्टिंग की है, सही बताया आपने। पेड एम्प्लॉइज 12,000 फॉर सैलरीज एंड वेजेस, तो आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, ये तो आपके इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ना। कलेक्टेड 20,000 कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म, कैश ले रहे हैं आप, आपने सर्विस दी थी, तो ये 20,000 कैश क्या होगा आपका? रेवेन्यू होगा ना, गेन होगा सर। रेवेन्यू होगा ना। जी। आपकी कंपनी है, सर्विसेज परफॉर्म करती है, सर्विस परफॉर्म की, पैसे लिए, गाड़ी ठीक की, गाड़ी के पैसे ले रहे हैं आप गाड़ी ठीक करने के, तो कौन सी एक्टिविटी होगी? तो ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग होगी, सर क्योंकि ये गेन ऑन रेवेन्यू आपके इन्वेस्टमेंट इनकम है। स्टेटमेंट के अंदर। जी, अपना डाउट क्लियर कर लें अगर कोई डाउट है तो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर। हाँ, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, तो रेवेन्यू कहाँ शो करते हैं हम? हमने कहा इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखेंगे एक्सेप्ट एक आइटम के, फिक्स एसेट की सेल के ऊपर जो गेन या लॉस होगा उसको माइनस करना है हमने यहाँ से, उसको इन्वेस्टिंग के अंदर हमने लेके जाना होता है, ठीक है। बाकी सारी इनकम स्टेटमेंट की सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग के अंदर आती हैं। वेरी गुड। अगरचे बहुत कम टाइम हुआ, अभी स्टार्ट किया, आपको इससे पहले नहीं पता था, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं आई अप्रिशिएट के उनको कुछ ना कुछ समझ आ रही है। अच्छा, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, मैंने पहले भी कहा था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक करंट पीरियड की बैलेंस शीट चाहिए, एक प्रीवियस पीरियड की चाहिए। प्रीवियस पीरियड की क्यों चाहिए? आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए इस साल का, इस साल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके बैलेंस शीट के ऊपर शो हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने डिफरेंसेस देखने होते हैं बैलेंस के अंदर, क्या डिफरेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ,
और इंक्रीज डिक्रीज को आपने एडजस्ट करना है आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं अगेन मैं बता रहा हूं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट लाइबिलिटीज, इनका इंक्रीज डिक्रीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी के जो आइटम है उसमें पेड इन कैपिटल और आपका रिटेन्ड अर्निंग का, ये आपके किसके अंदर आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर पेड इन कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, इसके अंदर जो कैश आएगा जाएगा इंक्रीज डिक्रीज होगा वो आपका कहां पे नजर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम आपको नजर आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट एक आइटम के, अगर फिक्स एसेट की आपने सेल की है तो उसके ऊपर गेन या लॉस जो है वो आप उसको उसके इंपैक्ट को माइनस करेंगे यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेके जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, अगर आपकी बैलेंस शीट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी भी अकाउंट के बारे में, आपको बैलेंस शीट के ऊपर तो वैल्यू नजर आ रही है, इंक्रीज डिक्रीज नजर आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस नजर आ रहा है कि ज्यादा है पहले से या पहले से कम है नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी अकाउंट की तो वो ओवरराइड कर जाती है इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, ठीक है, वो आप फिर बैलेंस शीट में वो आइटम नहीं देखेंगे, फिर वो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर देखेंगे। इनको हम ये सुपरसीड करते हैं आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स को, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए। क्लियर है जी, इज इट क्लियर? हम आगे चलते हैं। मैं ना आपका जो इमेजिनेशन है ना, जो आपका ब्रेन के ऊपर जो एक चीज बनती है कि चीजें कैसे मूव कर रही हैं, उसको मैं यूज कर रहा हूं। जब आप वो सही बना लेते हैं तो फिर उसकी जब आप देखते हैं एग्जांपल्स तो वो फिर पक्का हो जाता है आपका, क्योंकि आपने उसको अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया हुआ होता है ऑलरेडी, सिर्फ बात सुन के बगैर देखे, ठीक है। फिर आपकी जब उसकी एग्जांपल देखते हैं तो अगर आपने वो गलत बनाया तो वो ठीक हो जाता है, तब भी याद रहता है। अगर सही बनाया है तो आपने क्रिएट किया था, फिर आपने उसकी एग्जांपल देख ली तो तब भी वो याद रहता है। दैट्स द रीजन मैं हर लेक्चर से पहले आपको पूरा रिव्यू देता हूँ पूरे चैप्टर का, इस चैप्टर में है क्या, ताकि एक पूरा खाका आपका पूरा मैप बन जाए आपके जहन के अंदर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती थी ना, तो हम एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी वो सुपरसीड करेगी आपकी बैलेंस शीट के जो आइटम्स के बैलेंसेस हैं उनको सुपरसीड करेगी। तो आपके पास तीन चीजों की जरूरत है, करंट इनकम स्टेटमेंट, करंट बैलेंस शीट एंड प्रीवियस बैलेंस शीट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद द करंट बैलेंस शीट। करंट बैलेंस शीट की आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तीन मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमिन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले आप सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे। अभी हमने देखा इनफ्लोज क्या थे और आउटफ्लोज क्या होंगे। इनफ्लोज अभी हमने देखे, और मैं दिखा देता हूं आपको। ये हमने देखा ना, ये देखा हमने। कैश इनफ्लोज क्या है जी, नंबर 1 नंबर 2, ये कैश इनफ्लोज हो सकते हैं, ये कैश आउटफ्लोज हैं 1 2 3 4 5। कहां से उठाएंगे, इनकम स्टेटमेंट से उठाएंगे इनको, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से उठाएंगे। ठीक है, ओके जी, मूव किया हमने आगे। हमने कहा हम नेट कैश को देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नेट कैश को देखेंगे बाय कन्वर्टिंग नेट इनकम फ्रॉम एन एक्रूअल बेसिस टू कैश बेसिस। तो नेट इनकम को आप कन्वर्ट कर देंगे एक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस के ऊपर कन्वर्ट करके आप इसको देखेंगे, ठीक है। इस स्टेप में क्या एनालाइज करेंगे, नॉट ओनली द करंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट बट आल्सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स भी आपको चाहिए होंगी, ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी चाहिए होंगी और एडिशनल डाटा भी चाहिए होगा। तीनों चीजें चाहिए होंगी जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट, यानी करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश और करंट लायबिलिटीज के अकाउंट्स को देखते हैं, ठीक है। और इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और इसमें आप फिक्स एसेट को भी देखेंगे।
इसने दोनों को इकट्ठा कर दिया एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर दिया नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स डाटा एंड सिलेक्टेड एडिशनल इंफॉर्मेशन डाटा। इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट का डाटा नहीं चाहिए होता, इसमें खाली आपको दोनों बैलेंस शीट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की होती है वो चाहिए होती है। तीसरा स्टेप क्या है, आप उसको आपने दोनों बैलेंस शीट के सारे आइटम्स का इंक्रीज डिक्रीज देख के और उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख के आपने सारी एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो आउटफ्लो देख लिया, इन्वेस्टिंग की भी और फाइनेंसिंग की भी, ठीक है। और सबके आपने नेट इंक्रीज डिक्रीज देख लिए जो हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मेट के अंदर। ये देखें हमने यहाँ पे क्या देखा था जी, ये हमने जो देखा था ये वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू, यही वैल्यू देखी ना हमने। ये हमारा रिजल्ट रहा पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये तो हमारा बिगिनिंग बैलेंस है ना, पिछले साल की जो बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और ऐड करेंगे इसके अंदर। जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास इस साल का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है ना, तो वो कहता है ये रिजल्ट जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास दो बैलेंस शीट्स हैं, हमारा जो कैश का इंक्रीज डिक्रीज होगा, कैश का जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यानी हमारी जो करंट बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का बैलेंस आ रहा है और जो प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का बैलेंस आ रहा है उनका डिफरेंस जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ये बात बता रहा है वो, हम देख भी लेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखें ईयर 1 यानी प्रीवियस ईयर और दिस ईयर, इनका डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग बिगिनिंग बैलेंस एंड द एंडिंग कैश बैलेंस कैन बी इजीली कंप्यूटेड फ्रॉम कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स। आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट से इसका डिफरेंस निकालेंगे और यही बैलेंस आपका आएगा आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में से नेट इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे फ्रॉम ऑल थ्री एक्टिविटीज को ऐड करके, उसके बराबर आ जाएगा ये। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने कैश का बैलेंस सही निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो मेथड हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। वो कहता है कि जो इनडायरेक्ट मेथड है वो 98% कंपनीज यूज करती हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। जस्ट 2% कंपनीज डायरेक्ट मेथड यूज करती हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर भी मैंने आपको कहा 3 तरीके हैं, और तो क्या जरूरत है 2% में जाने की, हम 98% वाला करेंगे ना। तो ये जब हमें इनडायरेक्ट मेथड समझ आ जाएगा तो समवट जो डायरेक्ट मेथड है वो भी मिलता जुलता है, हम उसको भी सीख सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इस स्लाइड्स के अंदर स्लाइड्स दी हुई हैं, आगे अपेंडिक्स दी हुई है, उसमें डायरेक्ट मेथड भी समझाया हुआ है। तो हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को, ठीक है। और क्यों इनडायरेक्ट मेथड पे लोग जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से ईजियर है, इसकी कैलकुलेशन आसान है और लेस कॉस्टली है, यानी कम टाइम लगेगा तो कम कॉस्टली होगा ना। अगर एक एम्प्लॉय का टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप तो पे कर रहे हैं ना एम्प्लॉय को, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए ईजियर है और लेस कॉस्टली है। और किस पे फोकस करता है, ये डिफरेंसेस पे फोकस करता है। डिफरेंसेस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप दोनों चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है। नेट कैश फ्लो और नेट इनकम को फोकस करता है। लेंज इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आ गया। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, हमारा सेल्स रेवेन्यू है 507,000 का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है 150,000 की है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड कर रहे, अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे तो उसको ऐड बैक करेंगे इनकम के अंदर, ठीक है। तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इसके अंदर नहीं डाला, डेप्रिसिएशन को सेपरेट लिख रहे हैं हम। तो आप क्या कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस को यहाँ लिख दिया और डेप्रिसिएशन को अलग लिखा, ये डेप्रिसिएशन है 9,000 की आपकी, ठीक है। अब ये आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट क्या होता है आपका, फिक्स एसेट होता है ना। तो ये जो आइटम है आपका, ये आइटम, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आइटम है। तो इसका जो इंपैक्ट यहां से आप माइनस करेंगे। अब आप लॉस इसका आप यहां से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस इसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सारा कुछ आपने ये करके, ये सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके, व्हाटएवर आपने टैक्स भी लिया सारा कुछ लेके, तो आपके पास नेट इनकम आ गई 145,000 की। नेट इनकम आपके पास आ गई,
राइट। अब आपने स्टार्ट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो पहला आइटम आप लिखते हैं नेट इनकम लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास बैलेंस शीट्स आ गई, आपको 2 बैलेंस शीट्स चाहिए थी ना, बैलेंस शीट्स आपके पास आ गई। 2013 की बैलेंस शीट भी है और 14 की भी है। कैश का बैलेंस क्या था जी, 33,000 था, अभी इंक्रीज होके 55,000 हो गया। कितना इंक्रीज है, 33 से 55 हो गया, तो 22,000 का इंक्रीज आ गया। इसी तरह से सब जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये 2014 का क्लोजिंग बैलेंस है, ये 2014 का ओपनिंग बैलेंस है। साल के स्टार्ट पे यही बैलेंस था ना, जो पिछले साल के एंड पे बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। सब के बैलेंसेस आप निकाल लेंगे, सब आइटम्स के, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का भी निकाल लिया आपने, कहा अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, 30,000 थे अब 20,000 रह गए, और आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, 10,000 थी अब 15,000 हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस पहले 1,000 थे अब 5,000 हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कैश तो डिक्रीज हो रहा होगा ना, तो कैश के ऊपर इंपैक्ट क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कहा कि एसेट्स को, करंट एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीज आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा नेट इनकम से, और अगर करंट एसेट्स के अंदर डिक्रीज आएगा तो वो क्या होगा, वो ऐड होगा, प्लस होगा नेट इनकम के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल जैसे अकाउंटिंग की क्वेश्चन में करते थे, बिल्कुल उसी तरह इसका उलट करेंगे हम लाइबिलिटीज के लिए। कैश इंपैक्ट हम देख रहे हैं ना, तो अगर लाइबिलिटीज होंगी, अगर लाइबिलिटीज होंगी और लाइबिलिटीज इंक्रीज करती हैं, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज करने से वही होगा जो आपके एसेट डिक्रीज होने से होता है। एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, आपका कैश सब्ट्रैक्ट होता है ना, कैश जा रहा है। तो इन आपकी इसमें भी सॉरी कैश आ रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो कैश आ रहा है। तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से भी आप उसको एक्रूवल से कन्वर्ट करके कैश पे लेके जाएंगे तो उसका कैश इंपैक्ट आएगा, प्लस होगा। इसका आप एसेट्स, करंट एसेट्स का उलट देख लें, वो आपकी इसका इसका इंपैक्ट देखेंगे। और ये फिक्स एसेट आपके आ गया, फिक्स एसेट के अंदर भी आपने देखा पहले 20,000 थे, अब 130,000 हो गए, 110,000 का इंक्रीज आ गया। इस तरह से बाकी सब के अंदर भी आपने इसी तरह से देख लें, सब के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आप देख रहे हैं। 2013 के जो बैलेंसेज हैं, दैट इज द ओपनिंग बैलेंसेज और द 2014, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 2014 के, वो आपकी 2014 की बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो इनका इंक्रीज डिक्रीज सबका आप निकाल लेंगे। सबका इंक्रीज डिक्रीज आ गया आपके पास, करंट लाइबिलिटीज का भी आ गया। देखें लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जो मतलब करंट एसेट्स के डिक्रीज होने का है, वही करंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज होने का, ठीक है। करंट एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो कैश ऐड होता है, करंट लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी तो आपका कैश ऐड होगा, इतना। यानी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नेट कैश के ऊपर, एक्रूवल से नेट कैश के ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से कोई भी लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती हैं तो डिक्रीज होने का इंपैक्ट क्या आएगा, आपका कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होंगे एसेट्स के उलट, ठीक है। इस तरह से आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आपकी कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग है, सारी चीजें आपने लिख ली, ठीक है। और ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई किस चीज के लिए, करंट ईयर के लिए, बैलेंस शीट के। अब उसने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज कंप्राइज्ड ऑफ 6,000 फॉर बिल्डिंग एंड 3,000 फॉर इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन उसने यहां दी तो है, यहां दी तो है डेप्रिसिएशन, लेकिन उसने साथ इसका नोट भी दे दिया। तो नोट क्या करेगा, सुपरसीड कर देगा जो आपकी इसके ऊपर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है बैलेंस शीट के आइटम्स का। हम देखते हैं, देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्या है, 6,000 है, ये लिखा हुआ है, 6,000 ही लिखा हुआ है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट कितना लिखा हुआ है, 2,000। लेकिन वो क्या बता रहा है वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, वो कह रहा है 2,000 नहीं है, 3,000 है। तो ये सुपरसीड करेगा, हम ये लेंगे, उसको नहीं लेंगे। अगर ये ना दिया होता तो फिर वो लेते इंक्रीज डिक्रीज वाले को। इसी तरह से आपका कंपनी सोल्ड इक्विपमेंट विद बुक वैल्यू ऑफ 7,000, 7,000 की बुक वैल्यू थी उसकी, कैसे थी 7,000, आपकी 8,000 कॉस्ट थी उस इक्विपमेंट की, 8,000 का आपने लिया था, और उसकी एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000 की हो चुकी है, ठीक है। 1,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो आपको ये कितने का सेल कर रहे हैं जी, 4,000 का सेल कर रहे हैं। ये 1,000 बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है डेप्रिसिएशन के अंदर,
2000 प्लस 1000, इसलिए यहाँ पे उसने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है जी, आपके पास 4000 का कैश आ रहा है। तो देखें, आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं एक फिक्स एसेट को और उसके ऊपर आपको लॉस हो रहा है। बुक वैल्यू 7000 है, आपको कैश मिल रहा है 4000 का, 3000 का लॉस हो रहा है ना आपको। तो ये आपने इस पूरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेके जाना है इसको। ठीक है, इसका इंपैक्ट आपने इनकम स्टेटमेंट से गायब करना है। इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वहां आपको 3000 का लॉस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट 3000 लिखा हुआ है ना, 3000 का लॉस हुआ। तो इसको आप यहाँ पे नेट इनकम के अंदर, ये लॉस ऑलरेडी आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, इसका आप कोई इंपैक्ट नहीं लेना चाहते नेट इनकम के ऊपर, तो आपने -3000 किया करके ये वैल्यू आई है, तो आप वापस ऐड बैक करेंगे 3000 को। इसके इंपैक्ट को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेके जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं रखेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये आइटम आपका यहां से निकलता है। ठीक है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितना कैश आएगा, सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपका आएगा। इशूड 110,000 ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए 110,000 का, और आपने लैंड परचेज कर ली। अब आपकी लैंड 110,000 के साथ इंक्रीज हुई है ना, तो देखें यहाँ पे लैंड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, पीछे जाए फिक्स एसेट्स के अंदर 110,000 का इंक्रीज नजर आ रहा है ना इसके अंदर, ये नजर आ रहा है, लेकिन कैश के अगेंस्ट नहीं है, बॉन्ड्स के अगेंस्ट है। तो बॉन्ड्स आपके कहाँ पे नजर आ रहे होंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर नजर आ रहे होंगे। बॉन्ड्स पेएबल आपके 20,000 के थे, अब 130,000 के हो गए, तो 110,000 का इंक्रीज यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा और वो कहाँ पे जाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का इंक्रीज कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। एसेट का इंक्रीज कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको करना। आप बिल्डिंग कॉस्टिंग 120,000 वाज परचेज फॉर कैश, आपने बिल्डिंग परचेज की 120,000 की कैश के लिए, तो आप बिल्डिंग को देखें, बिल्डिंग का इंक्रीज कितना नजर आ रहा है जी आपको, 120,000 का नजर आ रहा है। ठीक है, और कैश ज़ाहिर नहीं नजर आएगा, कैश ही तो हम हैंडल कर रहे हैं, कैश का तो नेट इंपैक्ट नजर आ रहा है ना यहाँ पे, सारा कुछ प्लस माइनस करके आपके पास जो नेट इंक्रीज है वो 22,000 का आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं नजर आएगा, कैश के अलावा सारी चीजें नजर आती हैं यहाँ पे। इक्विपमेंट आपने कॉस्टिंग 25,000 वाज आल्सो परचेज फॉर कैश, आपने इक्विपमेंट भी बाय किया 25,000 का। देखें इक्विपमेंट है यहाँ पे, इक्विपमेंट आपका यहाँ पे 10,000 का था, अब 27,000 का हो गया। तो वो कह रहा है कि इसमें 17,000 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप ये इंक्रीज नहीं लेंगे। आप कौन सा लेंगे, क्योंकि आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उसने कहा 25,000 का इक्विपमेंट आपने बाय किया, तो वो सुपरसीड कर जाएगा ये बैलेंस शीट से। जो आइटम आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं होंगे वो आप इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट बैलेंस शीट से लेंगे, जो आइटम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिए हुए होंगे वो सुपरसीड कर जाएंगे, वो यहां से लेंगे आप। ठीक है, तो आपका इक्विपमेंट आपने लिया है 25,000 का, तो आपका जो कैश आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर 25,000 का शो होगा यहाँ का, इसका इक्विपमेंट का। ठीक है, 17,000 का नहीं शो होगा, 25,000 का शो होगा। इशूड कॉमन स्टॉक 20,000 फॉर कैश, तो आपने कॉमन स्टॉक इशू किया 20,000 का, तो ये कॉमन स्टॉक यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये कॉमन स्टॉक है, पहले 50,000 था, अब 70,000 हो गया, तो ये 20,000 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 29,000 कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड आपका क्या होता है, क्या लाइबिलिटी होती है ये? ना ना ना, ये लाइबिलिटी नहीं होती, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग है। कहाँ पे जाती है ये रिटेन अर्निंग के अंदर जाती है। तो रिटेन अर्निंग आपकी 29,000 से आपकी डिविडेंड जो है वो रिटेन अर्निंग को कम करेगा। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग का आपको नेट लिखा हुआ है 116,000 इंक्रीज। ठीक है, तो इस डिविडेंड को आप अलग से लिखेंगे 29,000 का। ठीक है, आपकी ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कोई ऑपरेटिंग में जाएगी, कोई इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगी, कोई फाइनेंसिंग के अंदर जाएगी। कैसे एनालिसिस करेंगे, कहाँ जानी है, हम देखेंगे कौन से आइटम को हिट कर रहे हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारी, लॉस और गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, उसको हम वहां से उसका इंपैक्ट जीरो करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिंग के अंदर लेंगे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स,
करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। याद रहेगा? याद रहेगा जी? याद रहेगा? बोलते नहीं आप। सर सर इजी है? इजी है। अच्छा जी, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। हमारे पास उसने इनकम स्टेटमेंट भी दे दी, हमें दो बैलेंस शीट्स की डाटा भी दे दी है उसने, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी। लेट्स प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड। ठीक है, तो सबसे पहला आइटम आपका क्या होता है? हम नेट कैश प्रोवाइडेड चेक करेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने कहा था जो हमारी तरतीब रहेगी, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लिखते हैं। ठीक है, हम नेट इनकम को कन्वर्ट करेंगे एक्रूअल बेसिस को, कि नेट इनकम को कैश बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे, यानी हम उसको कैश में सोचते हुए उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट्स क्या होंगी हमारे पास इसके अंदर? पहले आप नेट की इनकम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप नॉन कैश एक्सपेंस कोई भी है, नॉन कैश एक्सपेंस आपके फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, आपके इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन, आपके जो नेचुरल एसेट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके लिए डिप्लीशन। ठीक है, ये सारे नॉन कैश है, नॉन कैश है, सबको आप ऐड बैक करेंगे जो भी इन्वॉल्व होंगे। नॉर्मली फिक्स एसेट्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है तो अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। अमोर्टाइजेशन भी आपके इंटेंजिबल एसेट कुछ खास होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है, उसी की अमोर्टाइजेशन करते हैं हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो जिसकी अमोर्टाइजेशन उसी होगी उसको ऐड बैक करेंगे। अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसकी डिप्लीशन को भी ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये सारे आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले नेट इनकम लिखना है, उसमें फिर आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपने वापस करना है, ऐड बैक करना है। और क्या एडजस्टमेंट करनी है? हमने कहा था कि एक आइटम इसमें ऐसा है जिसको हमने एडजस्ट करना है। अगर तो आपको कोई गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है फिक्स एसेट को डिस्पोज करने से, तो गेन को आपने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी इनकम के अंदर, तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका इंपैक्ट जीरो करने के लिए। अगर कोई लॉस हुआ हुआ तो आपने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसको ऐड बैक करेंगे ताकि उसका इंपैक्ट जीरो हो जाए आपकी नेट इनकम के ऊपर। ठीक है, और चेंजेस इन नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ये भी आप लेके आएंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। चेंजेस इन नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन आ गया इसका। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखें जरा, आंसर करें। Which is an example of cash flow from an operating activity? Operating activity means इनकम स्टेटमेंट से हो। पेमेंट ऑफ कैश टू लेंडर्स फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम कहाँ लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। यस, वहीं तो लिखते हैं, वहीं तो लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये ए वाला लग रहा है कि यही होगा। अगला देखते हैं, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक तो आपका स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर आता है ना, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड टू द कंपनीज स्टॉक होल्डर्स, आप कैश डिविडेंड दे रहे हैं कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को, कैश डिविडेंड दे रहे हैं, तो कैश डिविडेंड देंगे तो क्या चीज कम होगी आपकी? कैश तो होगा ही कम, और क्या चीज कम होगी? आपकी रिटेन अर्निंग कम होगी। तो रिटेन अर्निंग कहाँ पे होती है? वो भी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में होती है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के आइटम्स कहाँ पे आते हैं? फाइनेंसिंग के अंदर आते हैं। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। नन ऑफ द अबव ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब है आपका जो पहले वाला पार्ट है यही दुरुस्त है। ठीक है, ये सही है। राइट, राइट। ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने नेट इनकम के अंदर क्या करना है? ऑल्दो depreciation expense reduces net income, it does not reduce cash, कैश रिड्यूस नहीं करता क्योंकि कैश पे तो नहीं कर रहे ना, नॉन कैश है, इसीलिए आप इसको ऐड बैक करते हैं। क्या हो गया? स्लाइड सही नहीं चल रही, स्लाइड के साथ कोई मसला है। एक मिनट देखते हैं, इसका मसला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लगता है सेव किए बगैर कोई स्टोर किया इसको, तो ये गड़बड़ हुई इसके अंदर।
इसके पूरे आइटम ही गायब है। ये क्या, ओवर राइटिंग कर रहा है। अच्छा, समहाउ आपने नेट इनकम लिखना है, उसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वापस ऐड बैक कर देना है इसके अंदर, ठीक है। हम फिलहाल तो इसको चलाते हैं, मैं इसकी सही वाली स्लाइड्स आपके अपलोड कर दूंगा। स्लाइड्स इसकी हाँ सही वाली अपलोड कर दूंगा, उसमें ये सारी कैलकुलेशन दी होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस को आप, आपने कहा लॉस या गेन को जो है आप उसके इम्पैक्ट को माइनस करते हैं। तो अगर कोई लॉस हुआ है डिस्पोजल को, तो ऑलरेडी आपने लॉस को क्या किया हुआ है, नेट इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके नेट इनकम निकाली हुई, तो उसको ऐड बैक करेंगे ताकि वो जीरो हो जाए उसका इम्पैक्ट। अगर गेन है तो उसको आपने ऐड किया हुआ है नेट इनकम को, तो उसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी नहीं नजर आएगा, वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा जी, 1 मिनट रुके, मैं इसकी ओरिजिनल स्लाइड निकालने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुके जरा, मैं इसकी एक्चुअल स्लाइड चलाता हूँ जहां से मैंने बनाई है ये, अगर मुझे मिल जाती हैं तो। लेकिन मुझे लग रहा है, अच्छा जरा आप होल्ड ऑन करें, मैं इसको रीस्टार्ट करके दोबारा आता हूँ, मेरे ख्याल में ये ठीक हो जाएगा। आई थिंक रीस्टार्ट करने से मसला हल हो जाएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, स्टे देयर, मैं जरा अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके आपके पास वापस आता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये स्लाइड के ऊपर अगर नजर नहीं आएगा तो फिर आपको मजा भी नहीं आना ना। होल्ड टाइट, कमिंग बैक इन अ व्हाइल। स्टक भी काफी हो रहा है कंप्यूटर ना।
हाँ जी, आप मेरे साथ हैं जी? मैंने रिस्टार्ट कर लिया है लैपटॉप को। कितने लोग हैं जी मेरे साथ? तो टाइम ज़्यादा लग गया। सम टाइम ये होता है कि ना वो कैशे फुल हो जाती है इसकी लैपटॉप की, तो उसकी वजह से भी फिर थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करती हैं इसकी ऐप्स ना। तो मैं जो है मैं ज़रा ओपन करता हूँ स्लाइड जो है। अच्छा, ऑलरेडी ओपन हुई हुई है। हाँ जी, अब ठीक हो गई है, स्लाइड ठीक हो गई है। बिल्कुल जी, अब सही है। नाउ इट्स ओके। ओके, वी कैन गो विद इट। आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो सारा ले चुके हैं, सिर्फ हम एग्जांपल्स को देखना चाह रहे हैं और एक हम फार्मूला देखेंगे फ्री कैश फ्लो निकालने का। जो ओवरव्यू है पूरी चैप्टर का वो तो मैंने आपको पहले 10-15 मिनट में ही दे दिया था। अच्छा जी, नजर आ रही है आपको ये टनल व्यू नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा। ओके जी, स्लाइड बताइएगा, स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। चलिए, हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। कहाँ पे थे जी हम? इससे पीछे थे। ठीक है जी, यही स्लाइड थी ना जहाँ पे मसला आ रहा था हमें। ये हमने लास्ट स्लाइड की थी, तो उसके बाद ये स्लाइड थी जिसपे आपको नजर नहीं आ रहा था। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपने ऊपर एक हेडिंग डाली, कॉलम डाला, उसके बाद फिर सबसे पहले नेट इनकम लिखी। नेट इनकम हमारे पास थी 145,000 की, ठीक है। 145,000 की आपके पास नेट इनकम थी। ये आपने कहाँ से ली थी? ये आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू थी, अब आपने उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है। पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? आपकी नेट इनकम को आपने एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल नेट इनकम टू नेट कैश, नेट इनकम को नेट कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक करना है। 9,000 की डेप्रिसिएशन थी, वो आप ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो 154,000 ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे आपको दी हुई थी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे दी हुई थी? ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये आपके ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है 9,000, ठीक है। और यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6,000 प्लस 3,000, ठीक है, 9,000। तो ये आपने ऐड बैक कर दिया, ठीक है। 154,000 हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपको लॉस है उसको आपने ऐड बैक ऐड किया, लॉस को ऑलरेडी आपने सब्ट्रैक्ट किया, उसको ऐड बैक करना है ताकि उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाए। आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया, अब ऐड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका लॉस था, तो लॉस ऑन डिस्पोजल को आपने ऐड कर दिया। 3,000 का लॉस वहां पे हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट में, आपने ऐड किया, 157,000 बन गया। उसके बाद अब आप देखें अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या चेंज आया था हमारे पास। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या चेंज आ रहा था? इंक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। हमारे अकाउंट रिसीवेबल 30,000 थे, अब हो गए 20,000। तो 10,000 से हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कैश आ रहा है हमारे पास। तो 10,000 का आपका कैश का इंक्रीज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, अगर इसका टी अकाउंट यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास रेवेन्यूज ऑलरेडी हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी रेवेन्यूज हैं, वो सारे क्रेडिट के ऊपर है, क्योंकि उसने लिखा हुआ नहीं है वहां पे सेल्स रेवेन्यू लिखा है ना उसने, कैश रेवेन्यू तो नहीं लिखा ना। कैश रेवेन्यू हो तो उसको सेपरेट लिखा जाता है जो कैश सेल्स के अगेंस्ट होता है। उसने सेल्स रेवेन्यू लिखा है, तो इसका मतलब है सारे ही जो सेल्स है वो क्रेडिट पे हो रही है। तो आपके सेल्स रेवेन्यू कितना था? 507,000 का था, वो पूरा का पूरा आपने यहाँ पे लिख दिया। ये सारी वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। ये
ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है और रेवेन्यूज भी है। तो आप इसको टोटल करते हैं जब, तो ये बनता है 537,000। तो इसमें से 20,000 निकाल दें अगर आप क्लोजिंग बैलेंस को, तो बाकी आपकी रिसीट्स हो गई ना, जो आपको मिल गए हैं, अकाउंट रिसीवेबल मिल गए हैं, वो 517,000 के। ठीक, तो आप इसको यहाँ से साथ के साथ टी अकाउंट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका 10,000 का इसके अंदर डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज को आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये आपका ऐड हो रहा है कैश के अंदर। ठीक है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल आपका ऐड हो रहा है, यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो रहे हैं कैश के अंदर। 10,000 के कन्वर्ट हो गए कैश के अंदर, तो आपका कैश 10,000 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे आपको इन्वेंट्री का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 10,000, क्लोजिंग था 15,000। परचेजेस आपके पास नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है 150,000। ठीक है, तो आपके पास 150,000 है, उसमें से आपने क्या करना है जी, 150,000 में से आप क्या करेंगे, बैलेंस है 10,000 का, तो ये परचेजेस कैसे निकालेंगे? परचेजेस आपके पास कहीं शो हो रही हैं? परचेजेस नहीं शो हो रही होंगी, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वेशन बना लें आप। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आप इक्वेशन बना लेंगे, तो उसमें से आप परचेजेस निकाल सकते हैं। तो परचेजेस निकालेंगे, 155,000 आएंगी। इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कैश कम हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है अगर आपका करंट एसेट, तो उसका आपका इंपैक्ट क्या आएगा, डिक्रीज का इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ये आप डिक्रीज कर रहे हैं 5,000 से, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, कैश का इंपैक्ट आपका 5,000 डिक्रीज हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, पहले आपके पास बैलेंस था 1,000 और अब क्या हुआ, अब 5,000 हो गया। तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस की क्या है, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैश के ऊपर इंपैक्ट जो है वो डिक्रीज का आएगा 4,000 का। ठीक है, तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 158,000 बन गया। आप एक एक करके आइटम्स को ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज को। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अगर आपके लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होने से आपको कैश का इंपैक्ट मिला, ये प्लस होंगे। ठीक है, इंक्रीज इज अकाउंट पेएबल 16,000 से हुआ इंक्रीज, ऐड किया। डिक्रीज आपकी लाइबिलिटी हो रही है, तो वो आपका कैश जा रहा है, वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप देखें, इसमें इनकम स्टेटमेंट में से आपने नेट इनकम ली, आपने डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसको ऐड बैक किया, लॉस और गेन को आपने एडजस्ट किया, प्लस या माइनस करके लॉस को ऐड करेंगे, गेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिक्रीज, उसके बाद आपने करंट एसेट्स को लिया, ये करंट एसेट्स के आइटम है। करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, उसको लिया आपने, फिर आपने लाइबिलिटीज के अंदर इंक्रीज डिक्रीज को लिया, तो ये आपका नेट इंपैक्ट बन गया, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 172,000 बन गया। अब आप देखें, आपके पास नेट इनकम कितनी थी, 145,000 थी, जबकि आपके पास कैश कितना है, 172,000 है। आपने उसे कैश, नेट कैश के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। तो आपका जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो है, सारे मिला जुला के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, वो आपका क्या बन गया, 172,000 बन गया। हमने इसके अंदर क्या लिए हैं, मैं एक दो फिर बता दूं, करंट एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज, करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज डिक्रीज, और इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट का एक आइटम आपने इसमें से एक्सक्लूड किया, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपने ऐड बैक किया। ठीक है, राइट जी। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ जो आपका नेट कैश आया है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। नेट कैश क्या आया, ये पॉजिटिव है, प्लस ये इंक्रीज है। ड्यूरिंग द पीरियड 172,000 से आपका कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है, फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखेंगे, यहाँ उसने उसका समरी भी दे दी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपके नॉन कैश चार्जेस, इसमें सिर्फ ये था, ये इसको आपने ऐड किया। इसमें आपके पास लॉस था, लॉस को आप ऐड कर दें। और चेंजेस इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप ऐड करते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को आप ऐड करते हैं, रिवर्स करते हैं। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को इंक्रीज ऐड करते हैं,
और डिक्रीज इन लाइबिलिटी को आप डिडक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा आपके पास उसका आ गया एडजस्टमेंट उसके अंदर। लें जी, अब आपका आ गया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों जो हैं वो आपकी होती हैं किससे, जो आपकी एक्टिविटीज हैं कंबाइंड, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, नॉन कैश एक्टिविटीज के अंदर। आपकी कंपनी ने लैंड परचेज की 110,000 की और इशू किए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स पेएबल आपने इशू कर दिए, तो क्या हुआ, इसमें आपका ये जो लैंड ली आपने ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो आपने इशू किए ये क्या है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। कैश निकल गया, तो कैश निकलने की वजह से एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, एक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेट करता है, ये आपका फिक्स एसेट से रिलेट करता है। फिक्स एसेट के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जो आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर जो चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो लैंड के अंदर क्या चेंज आया, आपका ओपनिंग बैलेंस है लैंड का, आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और दरमियान में आपने जो बॉन्ड इशू किए वो आ गया, और बॉन्ड का भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, और आपने लैंड के लिए जो बॉन्ड इशू किया उसको यहाँ पे लिखा आपने, और ये आ गया। ठीक है, इसके भी टी अकाउंट सब बना सकते हैं, लेकिन समहाउ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका पिछला पोर्शन जो यहाँ से आ रहा था उसको आपने आगे मूव किया, ये वाला 172,000 का बैलेंस आ रहा है ना, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पूरा बैलेंस आपने पहली लाइन में लिखा हुआ है, और आगे की एक्टिविटीज अब हम लिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 172,000 ये आ गया, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऊपर से कंटिन्यूड है। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखेंगे। आपने बिल्डिंग परचेज की, कैश आउटले है, कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट किया, आउटफ्लो है। सेल ऑफ इक्विपमेंट किया, ये कहां से सेल ऑफ इक्विपमेंट आ रहा है, ये वही है जो वहां पे आप लॉस लिखा था जिसका आपने। ठीक है, सेल ऑफ इक्विपमेंट 7,000 का इक्विपमेंट था। आप देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये ऑलरेडी गिवन है आपको, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई थी। देखें लिखा होता ना, 7,000 इसकी बुक वैल्यू थी, 8,000 कॉस्ट थी, 1,000 अब इसकी डेप्रिसिएशन थी, और 4,000 कैश पे आपने भेज दिया, तो कैश आया ना आपके पास। तो ये इनफ्लो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो यही आपने वहां पे लिखा हुआ है। ये देखें किधर गया, आगे ये 4,000 आपका सेल ऑफ इक्विपमेंट का, इससे कैश आ गया आपके पास। ठीक है, और नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो यही है आपकी 140,000 नेगेटिव है, ये ब्रैकेट के अंदर आया, ये आउटफ्लो हुआ। इन्वेस्टमेंट आपकी 141,000 की रही, और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्लस आपका कैश रहा 172,000। अब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आपने देखा कि आपने कॉमन स्टॉक इशू किया कैश के लिए 20,000 का, ये आप वहीं से देख रहे हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहां से और बैलेंस शीट से। और आपने कैश डिविडेंड पे किया, रिटेन अर्निंग कम होती है उसे, वो आपका 29,000 का था, तो आपका नेट जो है कैश यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 9,000 का। ठीक है, ये इसके अंदर आपने लिख लिया। नेट इंक्रीज इन कैश, ये 9,000, 150,000 इसमें से माइनस कर दें 177,000 में से, तो आपका नेट इंक्रीज इन कैश कितना बन रहा है 22,000। और वो क्या कह रहा था, पहले साल और दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो यही बनेगा जो आपके पास वैल्यू आएगी। तो क्या यही बनता है, एक दफा फिर जाके देखते हैं कैश के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा था हमारा। देखें जी, कैश के अंदर क्या बैलेंस आ रहा है, यही आ रहा था ना, कर गया टैली, रिकंसाइल कर गया। ईयर 1, ये ईयर 1 पिछला साल, ईयर 1 ये ईयर 2, ईयर 1 बैलेंस माइनस ईयर 2 बैलेंस, या ईयर 2 माइनस ईयर 1 बैलेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका ये आएगा। ईयर 1 माइनस ईयर 2 करेंगे तो ईयर 2 माइनस ईयर 1 करेंगे तो आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा, और ईयर 1 माइनस ईयर 2 करेंगे तो फिर आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा, डिक्रीज आएगा इसके अंदर। तो आपका ये कैश का बैलेंस 22,000, देखिए सारी एक्टिविटीज हमने करके इसके अंदर हमारे पास बैलेंस यही का यही आ गया 22,000।
So this is all about preparing of the cash flow statement. ये आ गया, इसी की बात कर रहे थे ना, इसी की बात कर रहे थे। ये 22,000, ठीक है, पीछे भी है, आगे उसने मजीद इसको एक्सप्लेन किया। ये 22,000 यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया था, ठीक है। और कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी 2013 का बैलेंस क्या था, 33,000 था ना, आपने इसके अंदर इसको ऐड किया तो ये आपके पास बिगिनिंग बैलेंस प्लस नेट चेंज इन कैश इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये आपका 2014 की स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, ये 2013 की स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस ये, ठीक, तो ये हो गया। और यहां आपने नोट लिख दिया कि आपने इशू किए हैं बॉन्ड टू परचेज लैंड, ठीक है। नॉन कैश जो आपका था ना, नॉन कैश आपकी जो एक्टिविटीज थी उसको आपने एज अ नोट यहाँ डिस्क्लोज कर दिया कि आपने बॉन्ड इशू किया और परचेज की लैंड, ठीक है। अब इस परचेज ऑफ लैंड को आपने यहाँ पे नहीं शो किया, ठीक है। इस इशुएंस ऑफ बॉन्ड को आपने यहाँ पे शो नहीं किया, किया शो नहीं किया ना, इसको सेपरेटली आपने यहाँ पे पीछे दिखाया था, ये दिखाया 110,000 110,000 यहाँ पे दिखाया, कैश फ्लो में नहीं दिखाया क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है ना इसके अंदर, आपने नोट लिख दिया इसका नीचे, इसकी टी अकाउंट्स को आपने ठीक कर दिया, बैलेंसेस को। ओके जी, गॉट इट। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहा है वो। 10 मिनट्स मोर, आई नीड 10 और 5 मिनट्स मोर टू फिनिश दिस अप, कुछ थोड़ा सा ही काम रह गया हमारा, ठीक है। देखिए वो क्या कर रहा है जी, फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन द कंपनी एक्वायर्ड ऑफिस बिल्डिंग 120,000 फॉर कैश, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे 120,000, ठीक है। तो वो आपके पास बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्या था 40,000, 120,000 और आ गया और 160,000 इसका नया बैलेंस बन गया। तो आपने ये देखें रेड कर दिया इसको, ये आपके पास ये चीज आ गई, कैश आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखें, आपने इक्विपमेंट बाय किया 25,000 का, ठीक है, 25,000 इक्विपमेंट बाय किया तो आपका इक्विपमेंट का बैलेंस क्या बन गया 27,000। कैसे, ये कैसे, आपके पास इक्विपमेंट का बैलेंस 10,000 था, हमने कहा हमने जो इक्विपमेंट सेल किया उसकी वैल्यू 8,000 थी, तो आपने 8,000 का इक्विपमेंट तो इसमें से क्रेडिट कर दिया ना, जो आपने डिस्पोज किया उस इक्विपमेंट को तो आपने टोटल निकाल दिया ना, 8,000 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, बाकी बचा 2,000 और 25,000 का आपने ज्यादा और लिया, तो ये 27,000 हो गया आपका, ठीक है। तो आपकी ये जो एंट्री है इस 8,000 की, इसकी एंट्री क्या रहेगी, इसकी एंट्री ये रहेगी कि ये 8,000 आपका क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और किसके अगेंस्ट हो रहा है, कैश 4,000 का आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 1,000 की है, और लॉस जो है आपका 3,000 का आ रहा है। ये लॉस को ऑलरेडी आप लिख चुके हैं पीछे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, लिख चुके हैं ना आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर 4,000 लिख चुकी हैं, इसका जो नेट था 4,000, और इस 3,000 को आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ऑलरेडी इसको निकाल दिया था वहां से, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको ऑलरेडी आप ऐड बैक कर चुके हैं, 7,000 वहां से बन रहा था, और वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी दिया हुआ था कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 9,000 का है, उसमें 1,000 ये भी शामिल है, ठीक है, राइट। 8,000 का वहां शो हो रहा था प्लस 1,000 का ये, तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, सारा कुछ शो हो रहा है। तो जनरल एंट्री आपकी क्या होगी, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने फिक्स एसेट जो प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट का जो चैप्टर देखा था उसमें हमने डिस्पोजल की तरीके देखे थे, जब हम डिस्पोज करते हैं तो क्या एंट्रीज करते हैं। तो इस एंट्रीज, ये एंट्री हमारे लिए नई नहीं है, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस एंट्री, हमें पता है इस एंट्री का कि ये एंट्री क्या है, ठीक है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे बैलेंस 27,000 कैसे मैच कर गया उसके साथ, ठीक है, परचेज ये सारी चीजें मैच कर गई, और ये आपके 8,000 यहां से आ रहा है, ये इसकी जनरल की एंट्री भी उसने शो कर दी, राइट। तो ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है 3,000 यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ से हमने निकाल दिया था लॉस ऑन डिस्पोजल, एड बैक किया था, यहाँ परचेज ऑफ इक्विपमेंट को आपने सब्ट्रैक्ट किया, कैश गया, आपने सेल ऑफ इक्विपमेंट को 4,000 ऐड किया, और आपने जो डेप्रिसिएशन का 1,000 था उसके अंदर शामिल है 9,000 के अंदर 1,000, तो सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं, कैश की सारी मूवमेंट यहाँ पे शो हो रही है आपको। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन स्टॉक आपने 20,000 का इश्यू किया फॉर कैश, ठीक है, 50,000 पहले बैलेंस था, 20,000 अभी 70,000 हो गया, तो ये आपका 20,000 शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैश रेज किया ना आपने स्टॉक दे के कैश लिया, तो कैश आ रहा है आपके पास, इनफ्लो है कैश का, इनफ्लो आपने लिख दिया।
उसके बाद आपने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड आप पे करते हैं तो वो रिटेन अर्निंग से जाता है। मैंने आपको कहा लाइबिलिटी नहीं है ये आपकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी से में से माइनस होता है। रिटेन्ड अर्निंग के अंदर आपका जो बैलेंस है वो क्या बैलेंस है जी? आपका ओपनिंग बैलेंस आपका 48,000 है और क्लोजिंग बैलेंस इसका 164,000 है, ठीक है। और आपके डिविडेंड 29,000 है, नेट इनकम आपकी 45,000। तो आपका जो बैलेंस है ये बैलेंस 48,000 ये आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, ये भी दिया हुआ है 164,000। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अभी इसका आप देख लें कि आपकी नेट जो आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है। 145,000 है आपकी नेट इनकम, उसमें से नेट इनकम में से यानी प्रॉफिट में से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 29,000। 145,000 माइनस 29,000 कितना बनता है? 116,000 बनता है। और ये आपका बताया हुआ है उसने वहां पे। हम पीछे आपको एक दफा फिर मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है आपको। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस 164,000, ये ओपनिंग बैलेंस, और आपका इंक्रीज है 116,000 का। इसमें 145,000 का आपने जो है नेट इनकम ली और 29,000 का आपका डिविडेंड आपने पे किया। ये डिविडेंड आ रहा है यहाँ पे। डिविडेंड को आपने एडजस्ट किया तो आपका 116,000 ही आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 116,000 इंक्रीज होने के बाद आपका जो नया बैलेंस बन गया वो 164,000। 48,000 प्लस 116,000 तो आपका 164,000 बन गया, क्योंकि इसके अंदर 29,000 की एडजस्टमेंट आ रही है आपकी रिटेन अर्निंग के अंदर, आपने कैश डिविडेंड पे किया। ठीक है, समझ आ रही है जी इसकी? ये वाली एंट्री, ठीक है। अगली एंट्री है जी, अच्छा ये कैश डिविडेंड भी इसके अंदर आ गया, इसी एंट्री के अंदर। एक क्वेश्चन आ गया, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? जी आप में से कौन हिम्मत करेगा, जरा बताए जल्दी से। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड पेबल। बॉन्ड पेबल से जो कैश मिलेगा वो तो फाइनेंसिंग है, ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। पेमेंट ऑफ कैश टू रीपरचेज आउटस्टैंडिंग कैपिटल। आपके आउटस्टैंडिंग कैपिटल को आपने रीपरचेज किया, कैपिटल स्टॉक यानी शेयर्स को आपने, ये तो ट्रेजरी स्टॉक बन गया ना, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कैश आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट सेल किया उससे कैश आया, यस ये इन्वेस्टिंग है। पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर फॉर इन्वेंट्री, ये आपकी ऑपरेटिंग है। तो आपकी जो सी है ये आपकी इन्वेस्टिंग है, ठीक है। फिक्स एसेट की आपने डिस्पोजल की है, उससे आपको जो मिल रहे हैं पैसे, राइट। अच्छा जी, नेट चेंज इन कैश, ठीक है। कंपेयर द नेट चेंज इन कैश ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विद द चेंज इन द कैश अकाउंट रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट टू मेक श्योर द अमाउंट्स एग्री। ये अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने एग्री किया ना, ईयर 1 और ईयर 2 के जो बैलेंसेस हैं उसको एग्री किया है हमने। ये 22,000 के साथ एग्री हो गया था ना, अभी आपने वो कहता है इसको एग्री करें, ये इसके साथ एग्री होता है। ये हो रहा है ना एग्री, ये एग्री हो गया, मैच हो गया, रिकंसाइल हो गया आपका, ठीक है। हमने जो बनाई है स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू मैच कर गई, इसका मतलब ठीक है। अच्छा ये एक केस है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये दिया हुआ है कि जब आप कैश आपका कम होता है ना तो उससे बहुत नुकसान होता है, यानी कैश फ्लो को कंट्रोल ना करने का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हो गई पूरी अब आपकी। अब आपने जो एनालिसिस देखना है, वो एनालिसिस क्या है जी, आपने फ्री कैश फ्लो निकालना है। फ्री कैश फ्लो का फार्मूला क्या है? नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आया था? 172,000 माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कितना खर्च किया है एसेट्स को बाय करने के लिए, वो आएगा, माइनस कैश डिविडेंड, अगर आपने कोई डिविडेंड दिया है वो, तो ये आपका फ्री कैश फ्लो आएगा। फ्री कैश फ्लो आपका क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है कि कैश रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड डिविडेंड। तो ये कैश आपके पास अवेलेबल होता है, यानी इस कैश के अंदर से ये निकाल देंगे
आप, तो ये कैश आपके पास होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं निकाला तो फिर ये जो आपका नेट कैश फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही आपके पास कैश होगा। अगर आपने कुछ ऑपरेटिंग एसेट्स लिए हैं, फिक्स एसेट्स लिए हैं, तो वो उनके पैसे माइनस कर देंगे। अगर कोई डिविडेंड पे किया तो उसके पैसे माइनस कर देंगे, राइट। ये देखें यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, फ्री कैश फ्लो, वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट का निकालें। ये आपकी कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 26,994, ठीक है। और आपका ये सबसे पहले तो यही आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए, एडिशन टू प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, यस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 2355 मिलियन के आपके हैं। ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जो आप एसेट्स बाय करते हैं उसमें जो खर्च करते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और कोई डिविडेंड पे किया है, देखें तो डिविडेंड पे किया, कैश डिविडेंड पेड, ये है 5180, तो इसको भी माइनस कर देंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो आपके पास फ्री कैश फ्लो हो गया 19,459 मिलियन डॉलर is your free cash flow. So free cash flow will tell you this much amount is available for the payment, for the payments to the obligations, to the loans and dividends, and to buy assets. नहीं, assets तो buy कर दिए, dividend भी pay कर दिए. This free cash flow is available for fulfilling your day-to-day expenses. ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस, आपके ऑब्लिगेशंस और लोन्स वगैरह को पे करने के लिए ये पैसे आपके पास अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो आपको ये बताता है, ठीक है। आफ्टर पेइंग डिविडेंड, आफ्टर पेइंग द आफ्टर मेकिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आप आफ्टर पेइंग फॉर द फिक्स एसेट्स जो आपने परचेज किए हैं इस पीरियड के दौरान। एंड दिस इज ऑल अबाउट, आगे अपेंडिक्स के अंदर डायरेक्ट मेथड है, कोई देखना चाहे तो उसे देख सकता है। दिस इज ऑल अबाउट your analysis and making of the cash flow statement. So this is all from my side. Syllabus is covered. हमारी अगर वो दरमियान में हमें